चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कहाँ इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, कहाँ अनस्टेबल होगा। ठीक है, एक बार कर रहे थे कि तीसरा चार्ज ला रहे हैं वो कब इक्विलिब्रियम होगा, एक बार कर रहे थे क्या कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बातें हम लोग कर रहे थे। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अब हम लोग कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है, तो हम लोग कंडीशन पढ़े थे, SHM पढ़े होंगे 11th क्लास में। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कब करता है, जब सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम है, वो भी कैसा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, और फोर्स कैसा लगना चाहिए, -kx। ठीक है, और जहाँ F क्या है फोर्स और x क्या है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन किस होना चाहिए। ये सब कंडीशन है किसके, SHM के। ये सब क्या है, कंडीशन है किसके, SHM के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब पूरा कहानी याद रखिएगा सब चीज़ें। फोर्स क्या होना चाहिए, -kx, जहाँ k क्या है कांस्टेंट, ये कूलम्ब कांस्टेंट मत सोच लेना, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कहानी क्या है कि फोर्स क्या होना चाहिए, किसी का अपोजिट एक्शन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट एक्शन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसी SHM के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं इसमें। ठीक, चलिए, अगर इसमें हम लोग दो डायरेक्शन में दिखाया हूँ, एक इधर डिस्प्लेस किए किससे, चार्ज Q को क्या किया, डिस्प्लेस क्या किए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस से क्या, x, वेरी स्मॉल x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किए। दो केस कर रहा है, एक अलोंग द लाइन, एक परपेंडिकुलर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें तो अलोंग द लाइन करूँगा तो निगेटिव है, इधर जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस इधर किए, बताओ ये पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट इधर करेगा, ये इसको अट्रैक्ट उधर करेगा। अब देखो ठीक बीचों बीच था, अगर पूरी दूरी मान लीजिए ये R है और बिल्कुल R/2 पे अगर रखा होता दोनों तरफ से, तो क्या होता, इक्विलिब्रियम में होता। ठीक है, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्लेस करें किस डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये निगेटिव है, इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक बीचों बीच रहेगा, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। ठीक, अब जैसे ही थोड़ा डिस्प्लेस किए उसकी तरफ, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अब इसकी डिस्टेंस क्या हो गया, इससे कम हो गया, इससे डिस्टेंस क्या होगा, कम हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, बढ़ जाएगा, और इससे डिस्टेंस क्या हो, बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, घट जाएगा। तो नहीं नेट फोर्स देखो, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो नहीं थोड़ा सा डिस्प्लेस उधर कर दिए तो उधर नहीं चला जाएगा, तो क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर बोल देता कि 2+q चार्ज है, बीच में -q चार्ज है, और उसको हम लोग क्या किए हैं, अलोंग द लाइन डिस्प्लेस किए हैं, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से बोलना कि भैया अलोंग द लाइन अगर आप करोगे तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अलोंग द लाइन क्या होगा, अलोंग द लाइन जो होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वो। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे SHM नहीं होने वाला है। ये मत सोचना कि थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो SHM करेगा, तो Q चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे इसमें अलोंग द लाइन, तो SHM नहीं होने वाला है। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए तो लगातार उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, हम लोग कंडीशन किसके पर है, SHM का। SHM मतलब क्या समझते हो आप, कोई पॉइंट हल्का डिस्प्लेस किया तो क्या उसी के अबाउट क्या करें, आपको ऐसे ऑसिलेट करते रहे। ठीक है, SHM करते रहे, किसी ऐसे 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, ऐसा कंडीशन होता है आपको, ये एक बार यहाँ डिस्प्लेस किया उधर ही चला गया, तो फिर SHM कहाँ का, इधर डिस्प्लेस किया इधर ही चला गया, तो SHM कहाँ का, डिस्प्लेस करें इधर, फिर अपने आप को यहाँ ले जाए, फिर अपने आप को यहाँ ले जाए, फिर वापस वहीं लाए, तो क्या बोलते कि SHM हो रहा है सब। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, डिस्प्लेस किया फिर वापस आ गया उसी पोजीशन में, फिर इधर चला गया, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो क्या बोलेंगे कि SHM हो रहा है सर, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में ले जाओगे, -q चार्ज को अलोंग द लाइन करोगे तो कोई SHM नहीं होने वाला है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। वो SHM करके करेंगे क्या, तो इसमें बहुत फेमस ये होता है कि SHM अगर करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होता है, 2π क्या m/k। ये सब आपको मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे आया, ये सब आप 11th क्लास में पढ़े हो, बस ये बता दूंगा कि कहानी थोड़ा सा क्या होता है, ये टाइम पीरियड समझ आता है ना आपको, एक कंप्लीट सर्किल पूरा करने में, कंप्लीट जैसे क्या होता है, कंप्लीट किसको बोलोगे, यहाँ से इधर गया ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर वापस आया, भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर इधर गया, फिर वापस हुआ, ये जिस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करोगे, ऑसिलेट हो रहा है, SHM कर रहा है, तो वहाँ से एक और लेफ्ट में पूरा लेफ्ट मोस्ट में, राइट मोस्ट में गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर लेफ्ट मोस्ट गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, इसको बोलेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल है। और इसमें जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, T/4, वापस आने में फिर T/4, इधर जाने में फिर T/4, वापस आने में फिर T/4, सब जोड़ो तो क्या होगा, एक टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ऐसे दिमाग रखिएगा। और टाइम पीरियड कितना होगा आपको, तो 2π/m/k, m जहाँ क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपको ऑसिलेट कर रहा है उसका मास, और ठीक है, और k क्या होगा, यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है फोर्स और x के रिलेशन में जो कांस्टेंट है वो यहाँ जाएगा आपको। ठीक है, जब भी SHM करेगा तो ये टाइम पीरियड होगा। ठीक है, 2π/m/k, जहाँ m क्या है, जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है उसका मास, और k क्या है, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, और x के बीच में जब रिलेट करोगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो k।
ठीक है, ये किसके ऊपर लगेगा फोर्स, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑसिलेट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलिए देखो ये सब चीज़ें ध्यान रखना कि अगर एसएम करवाना है ना तो इसको सबसे पहले तो ये सब जो दोनों इंड वाले हैं उसको फिक्स कर लीजिए। पता चला इसको छोड़ दिए तो ये भी थोड़ा अट्रैक्ट होता चला जाएगा, आपको ध्यान दीजिए, इसको फिक्स रख लीजिए इंड वाले को, ठीक है। इसके लॉन्ग द लाइन करवाए, कोई मतलब नहीं हुआ सर, कोई एसएम नहीं हुआ। अब इसको क्या करते हैं, वर्टिकल करवाते हैं ऊपर, ठीक है। तो वर्टिकल करवाएं तो यहाँ चला जाएगा माइनस क्यू, तो क्या इधर अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू इधर अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू उधर अट्रैक्ट करेगा। इस माइनस क्यू को ये भी प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा, ये भी प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर। तो ऊपर डिस्प्लेस किए नीचे आना चाहेगा, ठीक है, नीचे डिस्प्लेस करोगे ऊपर जाना चाहेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ इसके अबाउट अगर उस ऑब्जेक्ट को क्यू चार्ज को इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये ऑसिलेट एसएम करेगा, इधर डिस्प्लेस करोगे तो एसएम नहीं करेगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि सिर्फ इक्विलिब्रियम होने से एसएम नहीं कर लेगा, क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अलोंग द लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्या परपेंडिकुलर टू द लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आप बोलोगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इसमें बताइए एस क्या होगा, तब बताइए कि आपको इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट करेंगे वो क्या करें, स्मॉल डिस्टेंस है, यहाँ सीधे लिख देगा, जानते हो एक्स जो होगा वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्या एज कम्पेयर टू आर, जो इन लोग के बीच में गैप है ना उससे कंपेयर में डिस्टेंस क्या हो, काफ़ी कम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या एसएम वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, अपना समझ जाओगे क्यों आर से एक्स को काफ़ी छोटा रखना है, ठीक है। तो कहानी क्या है, एसएम करवाने के लिए इक्विलिब्रियम होना चाहिए कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फोर्स कैसा लगना चाहिए, तो माइनस के इंटू एक्स, जहाँ पे के क्या कांस्टेंट, माइनस क्या बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। ये देखो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में, है तो कहाँ का 11th का, लेकिन अपन को थोड़ा सा 12th में पूछता है रिलेट करके इलेक्ट्रोस्टैट से, इसलिए अपन को इतना कहानी आपको सुना दिया, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ आपको। तो ये सब का स्टेटमेंट एसएम का कंडीशन जरूर याद रखना। जैसे यहाँ को बोले कि एसएम करेगा कि नहीं करेगा, तो देख लेते हैं स्टेबल किधर है, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, उधर ले जाओगे तो क्या यहाँ से डिस्टेंस क्या घट जाएगा, ये भी रिपेल करेगा वो भी रिपेल करेगा, ये दूरी क्या है कम हो गया तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा, ठीक है। तो इधर ढकेलोगे तो इधर आना चाहेगा, और इधर पुश करोगे तो इससे दूरी घट जाएगा, ये ज़्यादा रिपेल करेगा तो उधर भेजना चाहेगा। मतलब तुम इसको इधर करोगे तो इधर आएगा, इधर करोगे तो इधर आएगा, मतलब कि ये आपको इसके अलोंग द लाइन क्या हो, अलोंग द लाइन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मतलब इसके अलोंग आपको अलोंग द लाइन क्या हो एसएम करेगा, तो इसमें टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। परपेंडिकुलर द लाइन तो सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ में कोई क्या नहीं मिलने वाला, टाइम पीरियड हमको कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है तो एसएम करेगा ही नहीं, तो कोई टाइम पीरियड डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बारी बारी से कहानी पे लौटते हैं, ठीक है। ऐसा जो 2 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, एक में क्या परपेंडिकुलर ऑसिलेशन कर रहा है तब, एक में अलोंग द लाइन एसएम कर रहा है तब, दोनों टाइम पीरियड की में क्या अंतर आएगा देखते हैं, ठीक है। ध्यान देना परपेंडिकुलर ऑसिलेशन कब होगा, जब इंड पे रखे हुए चार्ज और बीच में रखा हुआ चार्ज का नेचर अलग है, दोनों प्लस प्लस और बीच में माइनस, या दोनों माइनस माइनस बीच में प्लस, तो क्या होगा परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होगा, ठीक है, मतलब एसएम करेगा। और दोनों प्लस प्लस हो बीच में भी क्या हो प्लस ही, मतलब तीनों सेम चार्ज का हो तो अलोंग द लाइन एसएम करेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस होगा तभी क्या अलोंग द लाइन करेगा, ठीक है। बीच में रखा हुआ चार्ज अगर अपोजिट नेचर का हो इंड वाले से तो क्या करेगा परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करेगा, परपेंडिकुलर एसएम करेगा, और सेम चार्ज के हो सब, चाहे तीनों प्लस या तीनों माइनस, तो अलोंग द लाइन करेगा। इसमें ध्यान रखना है एसएम करवाना है तो इंड वाले को रखना है फिक्स, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है फ्री, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग वापस लौटते हैं, इसमें टाइम पीरियड क्या होगा उसमें टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। और सब में इसमें परपेंडिकुलर क्यों नहीं, इसमें परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, इसमें अलोंग द लाइन क्यों नहीं निकाल रहे हैं समझा दिया आपको। इसमें अलोंग द लाइन निकालने के टाइम पीरियड परपेंडिकुलर क्यों नहीं निकालेंगे समझा दिया आपको, क्योंकि हमको इसमें होने के लिए क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है, मिटाना चाहिए क्योंकि मेरी हिसाब से सब कुछ समझा दिया, ठीक है। चलो आइए वापस लौट के आते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं। बहुत चिल्लर, देखो एक बार चीज़ें समझ में आ गई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सब चीज़ें करना कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए। आइए तो इसको एक बार करवाऊंगा, एक बार इसको करवाऊंगा, पहले देख लेते हैं। चलिए फिर से इसको लिख लेता हूँ मैं, उस क्वेश्चन को ढंग से लिखना है, ढंग समझना है। दोनों इंड वाले चार्ज को रखते हैं क्यू क्यू, बीच वाले को माइनस क्यू रखते हैं, ठीक। दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 12 दे देता हूँ डी की दूरी, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो मिड पॉइंट की दूरी क्या होगा एल होगा आपको, ठीक बीचों बीच रखा हुआ है तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेगा नेट, जितना अट्रैक्ट करेगा उतना अट्रैक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम में है आपको, ठीक है। लेकिन अलोंग द लाइन एसएम नहीं करने वाला, इधर डिस्प्लेस किया तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, इधर डिस्प्लेस तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो परपेंडिकुलर लाइन ले जाते हैं थोड़ा सा, देखो ऐसे तो इसके कंपेयर में दूरी क्या होगा, जो एल होगा एक्स जो है
काफ़ी छोटा होगा एल के कंपेयर में। देखो मैं आर लिखा था, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए उसको एल कर दिया हूँ, टेंशन मत लीजिएगा आप। ये जो 12 है ना, उसी को पिछले केस में क्या आर लिखा था आपको, ठीक है, 12 को ही कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा 12 कर दिया था कि इसको जैसे यहाँ आर लेते तो R/2 होता तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल होता, इसलिए मैं उसको 12 कर दिया। बाद में 12 को रिप्लेस कर देना किससे, आर से, ठीक है, L/R/2 पुट कर सकते हो, और नहीं तो एल के रूप में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। ये कंडीशन जरूर याद रखना, एसएम करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इसके डिस्टेंस के कंपेयर में ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा बड़ा क्यों दिखाया हूँ, ताकि आपको कैलकुलेशन मतलब ज्योमेट्री देखने में समझने में क्या ईजी हो जाए। एक्चुअली में है क्या, वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, ठीक है, इसके कंपेयर में, लेकिन अपन लोग ज्योमेट्री को ढंग से समझ पाएँ, इससे थोड़ा सा क्या कर दिया हूँ, बड़ा दिखाया हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। अभी माइनस क्यू यहाँ पहुँच गया, तो कितना फोर्स किधर फोर्स लगेगा देखते हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये इधर अट्रैक्ट करेगा सर इसको, ठीक है, और इस लाइन के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये इधर अट्रैक्ट करेगा सर, ठीक है। इस फोर्स ए भी फोर्स एफ होगा सर, ए भी फोर्स एफ होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज के प्रोडक्ट सेम है सर, डिस्टेंस सेम है कि नहीं। अरे जो दूरी इसका वही दूरी इसका, ठीक, क्योंकि ये दूरी क्या है, सेम है, आपको दोनों कॉन्ग्रुएंट है यार, ट्रायंगल, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी सेम रहेगा, प्रोडक्ट सेम है चार्ज का, तो फोर्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपको। इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, ये भी क्या हो, थीटा हो जाएगा आपको। इसको कंपोनेंट तोड़ लो, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा आपको, एक कंपोनेंट इधर होगा एफ साइन थीटा, और एक क्या होगा एफ कॉस थीटा। इसका इधर वाला इसका कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ तो ये एक इधर हो जाएगा, टूटेगा, एक इधर टूटेगा आपको, इसका एक इधर एक इधर, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट जो है कैंसिल होने वाला है, कौन सा वाला, एक्स कंपोनेंट, एफ साइन थीटा, इधर क्या एफ कॉस थीटा। यानी आपको इस चार्ज पे लगने वाले जो दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और वाई कंपोनेंट क्या हो, जुड़ जाएगा। तो नेट फोर्स कितना लगने वाला है, इसको मिटा देता हूँ, ये कहानी याद रखना आप। तो नेट फोर्स कितना लगने वाला है सर, तो नेट फोर्स लगेगा सर कितना, 2, ठीक, क्या एफ कॉस थीटा। कोई कष्ट तो नहीं होगा ना, कष्ट नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्शन ध्यान देना आप, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझिएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट लोग किधर से किधर किए हैं, ऊपर से किधर, नीचे क्यों, सर नीचे ओरिजिन से, ए ओरिजिन मान लेता हूँ, इसे ऊपर क्यों। अब फोर्स किधर लग रहा है, नेट नीचे क्यों, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन से, और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर। मतलब फोर्स और जो एक्स है वो क्या है, अपोजिट एक्स। अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, बाद में माइनस पुट कर दे। माइनस कैसे पुट कर रहा हूँ, देखो जिसके अबाउट ऑसिलेशन होगा, जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन होगा, उसी पॉइंट के वहीं से क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। ये नहीं कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लिए, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करेंगे, तो सर जिस पॉइंट के अबाउट क्या करें, ऑसिलेट करेगा, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर बाउस को लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है। इस पॉइंट देखो, कभी भी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मत मेजर कर लेना, हमेशा जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा उस पॉइंट के अबाउट डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। तो ये पॉइंट आपको है, इससे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, फोर्स क्या लगा नीचे की ओर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है सर। तो मतलब क्या हुआ, एफ और एक्स का ये बात होता है, हो गया सर कि एफ और एक्स का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, तो निगेटिव साइन तो आएगा। हमारा भी इंटरेस्ट मैग्नीट्यूड निकालने में, लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि ये क्या है, ये क्या है सर, ये आपको दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कष्ट होना नहीं चाहिए आपको। आइए F क्या होगा, तो इस फोर्स को भी बोल दिए, इस फोर्स को भी बोल दिए, तो क्या लिखेंगे K, ठीक है, Q बटा में दूरी कितना बताओ, ये दूरी कितना, तो L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूरी हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे R की दूरी क्या है, R कितना है आपको, ये दूरी होगा R, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज होगा ना, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट होगा, उसका स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, स्क्वायर आता है। और कॉस थीटा क्या होता है, B/H, थीटा ए तो बेस A और हाइपोटेन्यूस क्या A, तो क्या हो जाएगा B कितना x और हाइपोटेन्यूस कितना, तो √L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं लोग, बहुत चिल्लर चीज़ है यार। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2K Q x, और यहाँ क्या हो जाएगा आपको, यहाँ आपको लिख सकते हो इसके पावर में L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ और 2 क्या कट जाएगा, रूट है, स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 आएगा, और वहाँ से क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्या हाफ आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 2K Q x बटा में क्या L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्या 3/2 आएगा। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो अपन क्यों बार बार रिलेशन बोल रहे थे कि x बहुत छोटा होना चाहिए L से, ये क्यों दे रहा था, अगर ऐसा नहीं देता तो फोर्स A आने वाला है, नेट फोर्स A आता, लेकिन यही बोल दिया कि L क्या हो काफ़ी बड़ा होगा x से, x क्या हो काफ़ी छोटा होगा। तो यहाँ देखो अगर बहुत छोटा वैल्यू है तो उसको ऐड करने में और सब्सट्रैक्ट करने में निगलेक्ट कर सकते हो,
जैसे मान लो कोई बोले 5 लाख और प्लस क्या है 1 पैसा 0.01 पैसा, तो 5 लाख के कंपेयर में इसको निगलेक्ट कर सकते हो, जोड़ने में या घटाने में। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है बातें? ये सबको निगलेक्ट आप कर सकते हो, प्लस और माइनस में आप निगलेक्ट कर सकते हो आसानी से। मल्टीप्लाई डिवाइड में निगलेक्ट मत कर। जैसे बोलोगे सर एक्स यहाँ भी छोटा है सर, लेकिन मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है, ऐड और सब्सट्रैक्ट में होगा तो निगलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा, कुछ गधे हैं उनको बार बार समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ए वाला कंडीशन लगाओगे तो यहाँ से एक्स गायब हो जाएगा, क्योंकि क्या है एडिशन में है। देखो एक्स छोटा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा और छोटा होगा 0.5, इसका स्क्वायर क्या होगा 0.25, उससे भी छोटा होगा, ठीक है। और पावर करोगे तो और छोटा होते जाएगा। याद रखना छोटे वैल्यू पे पावर बढ़ाते जाओगे तो उसका वैल्यू क्या होगा कम होते जाता है। मतलब एक्स अगर छोटा है तो एक्स स्क्वायर तो क्या और छोटा हो जाएगा सर, छोटे वैल्यू का स्क्वायर और छोटा होते जाता है। तो इसको क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब लिखिए फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, ऐसा समझाने के लिए लिखा हूँ तो कितना हो जाएगा फोर्स, नेट फोर्स जो आ जाएगा सर तो 2kq और क्या नीचे क्या जाएगा एल स्क्वायर अपावर में क्या 3/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर को उड़ा दिया हूँ, एक्स स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स क्या है एल से काफ़ी छोटा है। तो यहाँ क्या जाएगा 2kq एक्स बटाओ क्या LQ, ठीक है। ध्यान दीजिए अभी जो नेट फोर्स आएगा निगेटिव में आएगा। ये अगर तुमको नहीं अच्छा लगा तो क्यू को माइनस क्यू पुट कर दो यहाँ पे, अपने आप निगेटिव प्रूव हो जाएगा। लेकिन आप देखो मैं सीधे सिंपल आप मैग्नीट्यूड निकाल लो और डायरेक्शन समझ लो। डायरेक्शन में बस इतना ध्यान रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे कहाँ से लेंगे ऑरिजिन से, जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मेजर कर रहे हैं ऑरिजिन से और फोर्स नीचे लगा, दोनों एक दूसरे का पॉइंट है। मतलब यहाँ पे हम लोग माइनस अपने आप, हम लोग तो अभी क्या निकाले मैग्नीट्यूड, तो माइनस अपने आप लगा लेंगे। और जिन लोग नहीं सर फॉर्मूला में माइनस लाओ तो मैं क्यू को माइनस क्यों पुट कर दूंगा, तो ऐसे अपने आप क्या हो निगेटिव में आ जाएगा, कोई कष्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आएगा ये किस में आएगा। अगर ढंग से लिखें इसको तो एफ नेट जो आ रहा है वो क्या रहा -2kq एक्स बटा में क्या LQ आ रहा है कि नहीं। अरे कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल, समझ आ रहा बातें आनी चाहिए। तो ये जाएगा क्या 2kq एक्स। अब देखो कांस्टेंट क्या है, जहाँ पे मैं क्या बोला था इस सिस्टम के लिए फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए -kx। तो k के घर में कौन आया, तो k के घर में पूरा आ गया सर। देखो एक के और इसके में कंफ्यूज मत होइएगा, एक कुलम्स कांस्टेंट वाला k है और एक क्या ऐसे में x के छोड़कर जो भी टर्म होगा कांस्टेंट वो सबको एक साथ लेना है आपको। देखो यार कांस्टेंट को k से ही दिखाते हैं तो बहुत सारे k आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ भी k था सर वहाँ भी k कैसे हो गया, बाकी सब कहाँ चले गए, वो तो कंफ्यूजन था सर यहाँ से k है और यहाँ से इतना है सर, तो आप कैसे इसको बाकी को उड़ा दे रहे हो। यहाँ जो k है ना वो पूरा, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को सॉरी इस पूरे को k बोलेंगे। इस k से कंफ्यूज मत होना, ये k और एक k एक चीज़ नहीं है। एक k कौन सा है, कूलम्ब फोर्स का जो कांस्टेंट है उसका है, और एक है एसए में जो कांस्टेंट था उसका है। तो इस k के घर में कौन है, k घर के में पूरा का पूरा है सर, पूरा x और माइनस को छोड़कर जो भी हो किसकी जगह आएगा, k की जगह आएगा सर। मेरी बात समझ में आ रही है। माइनस क्यों लगाया सर आप, यहाँ तक तो माइनस नहीं था, यहाँ तक तो मैं मैग्नीट्यूड पे सोच रहा था, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि x और f का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, ठीक है। माइनस ना भी लगा तो समझ जाओ कि दोनों एक डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो बच गया वो क्या है कांस्टेंट है, और इसके हिसाब से टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे। इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ हीरो लोग, आसान चीज़ें हैं, टेंशन ज़्यादा मत लीजिएगा इसका, सब ठीक है सब ठीक है। हाँ ठीक है 2f कॉस्ट ये समझ में आया। बाई कॉम्पोनेंट कैंसिल हो, एक्स कॉम्पोनेंट कैंसिल हुआ था, बाई कॉम्पोनेंट जुड़ गया था, इसलिए क्या बोले f कॉस्ट कितना 2f कॉस्ट होगा आपको, ठीक। मिटा दूँ इसको। तो अब कांस्टेंट की जगह जो है, ठीक है, क्या आया गया, तो बोलना कि ये कंपेयर विथ, इस इक्वेशन क्या करो कंपेयर विथ क्या, कंपेयर विथ एसएम इक्वेशन कौन सा, तो एसएम इक्वेशन क्या है सर, f बराबर -kx होता है सर। तो k के घर में कौन आया सर, तो k के घर में पूरा a आया। तो जो कांस्टेंट है वो क्या है, ये कांस्टेंट कौन सा वाला है, एसएम वाला, ठीक है। और ये जो 2kq बटा में क्या लिख रहा हूँ LQ, ये कांस्टेंट कौन सा, ये k कौन सा वाला, तो कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला, कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला जो k है वो है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला k एसएम वाला और वो k का कौन सा वाला कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है सर 2π√m/k, ठीक है। m मास किसका देना चाहिए था, इसका चार्ज के साथ साथ मुझे मास भी देना चाहिए था, बिना मास का टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। और टाइम पीरियड पता होगा तभी, मास पता होगा तभी टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है। 2π m की जगह तो m और k की जगह क्या जाएगा 2kq क्या LQ। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक। ये हो गया आपको टाइम पीरियड, ये आंसर हो गया आपको,
मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी है आपको, ठीक है। इसमें नीट वाला को भी पूछ सकता है, बहुत तो तूफानी क्वेश्चन नहीं है। जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है ना, ये बार बार ये वाला, ये सब बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आने वाला है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह पढ़ोगे, उसमें भी ये सब एक्सप्रेशन आने वाला है, ठीक है। मतलब बहुत जगह ऐसे एक्सप्रेशन आपको आएगा, तो ये सब इससे मत डरना। ये 2f cos थीटा वाला जो एक्सप्रेशन है ना, बहुत जगह पूरा इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिक फील्ड से पढ़ोगे तो कम से कम 5-6 जगह आने वाला है। तो एक बार में ना दिमाग में बैठे 2-3-4 बार वो रटा जाएगा चीज़ें, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा डिटेल में चला गया, समझाने लगा, इसलिए लंबा चला गया, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब कि 1-1.5 मिनट क्वेश्चन है, ठीक है। अपन बस समझाने के लिए आपको थोड़ा सा समय दिया आपको बताने के लिए, ठीक है। अब मिटा देता हूँ इसको, आसान चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा में कौन सा कंडीशन इक्विलिब्रियम था? स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन की परपेंडिकुलर लाइन, तो सर उसमें तो अलोंग द लाइन था। कब? जब सब चार्ज सेम तरह के हो, जो फिक्स किए हैं चार्ज वो भी, और जो बीच में रखे हैं चार्ज वो भी क्या हो आपको, तो सर सेम के हो, सेम मैग्नीट्यूड के, सेम नेचर के, सॉरी मैग्नीट्यूड तो सेम होना जरूरी नहीं है, नेचर सेम होना जरूरी है। चलिए ढंग से देखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका मान लीजिए दे दिया तीनों चार्ज प्लस क्यू, ये भी क्या है प्लस क्यू, बीच में जो चार्ज रखे वो भी रख देते हैं क्या प्लस क्यू, ठीक है। तो इस बार परपेंडिकुलर मत भेज देना, अगर परपेंडिकुलर करवाओगे ना तो क्या होगा, ए इसको इधर रिपेल करेगा, ए इसको इधर रिपेल करेगा, और इसका एक्स कंपोनेंट कट जाएगा, वाई कंपोनेंट क्या जुड़ जाएगा, और चार्ज जैसे ऊपर ले जाओगे ना तो और ऊपर ही फोर्स लगेगा। तो अलोंग द लाइन इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, परपेंडिकुलर लाइन देखा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो परपेंडिकुलर जाने से आपको एससीएम करने वाला नहीं है। परपेंडिकुलर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया तो फिर वापस लौट के उस मेन पोजीशन पर नहीं आएगा, वो चलते ही जाएगा आपको, ठीक है। तो इस बार किधर करना है डिस्प्लेस, तो इस बार सर क्या करो अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करो, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा सर, ठीक है। अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करते हैं सर, ठीक है। ये पूरी दूरी को मैं मानता हूँ 2l, ये क्या हो जाएगा आपको x, कष्ट होना नहीं चाहिए आपको, x सॉरी ये 2l है तो क्या l हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या l हो जाएगा। डिस्प्लेस किए है ना ओरिजिन से वो दूरी x, यानी यहाँ था चार्ज, इसको भी यहाँ लेके चले गए, यहाँ इक्विलिब्रियम में था, अब थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया स्मॉल डिस्टेंस से, जो x है क्या है काफ़ी कम है, किससे से l से। इस बार कोई कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है अलोंग द लाइन लगेगा। बताओ इस क्यू के कारण किधर फोर्स, इधर F1 बोल देते हैं, और इस क्यू के कारण किधर F2 बोल देते हैं। देखो इस बार F2 जो होगा बड़ा होगा F1 से, क्यों? क्योंकि इस चार्ज से इसकी दूरी क्या है कम है, दूरी कम मतलब फोर्स क्या है ज़्यादा, और इससे क्या दूरी ज़्यादा मतलब फोर्स क्या कम, यानी F1 क्या छोटा लगेगा, F2 क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। नेट किधर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स से इधर लगने वाला है, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर किए और नेट फोर्स इधर लगा, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, इससे मतलब कंडीशन सेटिस्फाई मिला। अपोजिट एक्शन तो कहानी समझ में आ गया आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इससे समझ में आ गया। अब ये भी प्रूव कर लिया कि जिधर डिस्प्लेस किए हैं उसके अपोजिट में फोर्स लगा है सर, डिस्प्लेस उधर किए हैं फोर्स इधर लग रहा है, मतलब कि वो सर क्या होना चाहिए फोर्स बार क्या चाहिए -kx, तो हाँ सर आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं लोग, ठीक है। नेट फोर्स क्या लिखो, देखो अगर ढंग से पूरा एक्सप्रेशन में माइनस लाना चाहते हो तो मैं नहीं जानता हूँ कौन बड़ा कौन छोटा, मैं सीधे घटा देता हूँ, एक्स के अलोंग वाले फोर्स को आगे लिखता हूँ, एक्स के अपोजिट वाले, जैसे एक्स के अलोंग कौन सा फोर्स लग रहा है F1, जिसको आगे लिखूंगा, एफ के एक्स के अपोजिट वाला कौन फोर्स है F2, तो इसको घटा देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि निगेटिव में प्रूव करना कि F और X निगेटिव में है कि नहीं है, अपोजिट में है कि नहीं है, तो X वाले के अलोंग वाले को पॉजिटिव मान लो और उसके अपोजिट वाले को क्या निगेटिव लिख लो और उसको घटा लो अपने आप को। अगर मैं हमारा जो मानना है कि भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार क्या किए थे, मैं मैग्नीट्यूड निकाल के माइनस लगा दिया था, इस बार बिल्कुल अब घटाओ तो ढंग से घटा लो ताकि हम लोगों को माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक्स के अलोंग वाले फोर्स को पॉजिटिव दिखाया हूँ और एक्स के अलोंग जो फोर्स है इसके कारण जो फोर्स लगेगा एक्स के अलोंग लगेगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा किसके, इसके कारण क्या एक्स के अपोजिट लगेगा, तो उसमें माइनस लगा दिया हूँ। अब देखते हैं कौन ओवरऑल माइनस में आता है कि प्लस में आता है, देखते हैं। बताओ F1 इसके कारण फोर्स है ना, तो क्या लिखेंगे सर K Q Q
बटा में यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, एल प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बटा में क्या यहाँ से दूरी कितना है, एल माइनस एक्स का स्क्वायर। क्यों कष्ट नहीं होना चाहिए सर। यहाँ से क्या कर रहे हैं, के क्यू क्यू कॉमन ले लो सर, 1 बटा में एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या 1 एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, बहुत आसान कहानी है। एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा में क्या, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अरे इसको 2 को तो क्या करो ओवरऑल 2 लिख दो, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये ओवरऑल जो स्क्वायर रहेगा ऊपर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बहुत लोग तो पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं सर। के क्यू क्यू है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ एल स्क्वायर कट जाएगा, माइनस है ना बीच में, एक्स स्क्वायर क्या हो कट जाएगा पक्का। यहाँ पे यार माइनस आ रहा है और यहाँ पे क्या रहा है प्लस आ रहा है, आपको इसका उधर चल जाएगा इसका इधर आएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कॉमन है, वो तो कटना ही है। यहाँ बचेगा माइनस 2lx, अरे यार एल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या माइनस क्या हुआ ए माइनस है, इसका फॉर्मूला क्या एल स्क्वायर प्लस 2lx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ढंग से उतारिएगा। और हमें यहाँ पे क्या है, अब जानते हैं कि सर x क्या है काफ़ी छोटा है l से, तो यहाँ उड़ा दो इसको, तो उड़ा दोगे तो क्या l के पावर क्या बचेगा 4 बचेगा सर। अरे ये तो क्या बचेगा नहीं रहो। चलिए तो यहाँ पे जाइए वापस आइए उधर, कितना एफ नेट कितना लगने वाला है, तो ऊपर क्या कट जाने वाला है एल स्क्वायर कट जाएगा सर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा सर, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2lx, ये भी माइनस ही हो जाएगा तो माइनस 4lx बचेगा सर। तो बचेगा क्या माइनस में के की क्यू तो है ही, और यहाँ से बचेगा 4lx बचेगा सर। अब बटा में क्या आएगा एल के पावर 4 आएगा सर, तो एल से क्या एल क्यू हो जाएगा सर, ये तो बचेगा क्या के क्यू क्यू 4 आगे लिख लेते हैं इंटू एक्स बटा में एल क्यू। अब इसको कंपेयर कर लो किससे, तो एसएम वाला फॉर्मूले से सर कंपेयर करो, कंपेयर विथ क्या, कंपेयर विथ एसएम इक्वेशन। ठीक है, एसएम इक्वेशन क्या था, फोर्स माइनस के एक्स होता था। ठीक है, तो फोर्स तो है एक्स भी है, उसको छोड़कर बाकी जो है वो कांस्टेंट की जगह पे आएगा, यानी पूरा क्या है कांस्टेंट की जगह आ गया आपको। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपको, तो कांस्टेंट हो जाएगा सर, ये कांस्टेंट कौन सा वाला एसएम वाला कांस्टेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 4k क्यू बटा में क्या एल क्यू। ये कांस्टेंट कौन सा वाला हो जाएगा, तो कूलम्ब कांस्टेंट वाला सर, और के एसएम वाला निकल गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है सर, तो टाइम पीरियड होता है सर 2 पाई अंडर रूट m बाई के सर। m जहाँ पे क्या है, जिस बॉडी को डिस्प्लेस करें उसका मास, इसका मास है तो वो मत पुट कर देना यहाँ पे। ये सब फोर्स किस पे, जिस बॉडी को डिस्प्लेस करें उसका फोर्स, मास किसका, जिस बॉडी को डिस्प्लेस करें उसका मास। ठीक है, ऐसी चीज ध्यान से रखना। 2 पाई m कितना है, m दिया हुआ रहेगा, और k की जगह पे क्या जाएगा सर 4k क्यू एल क्यू सर ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, इसमें ऑसिलेशन ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और उसका टाइम पीरियड रहेगा। इस टाइम पीरियड के साथ क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। वही लेंथ मास के जानते हैं क्यू ऐसे दे देगा तो टाइम पीरियड एग्जैक्ट निकल जाएगा आपको। ठीक है, मान लो सेपरेशन दे दिया 20 सेंटीमीटर, मास दे दिया 100 ग्राम, ऐसा कुछ करके दे देगा, तो वैल्यू पुट करके टाइम पीरियड एग्जैक्ट निकाल लेंगे सेकंड में। ठीक है, को कष्ट होना नहीं चाहिए, चीज़ें क्या है बहुत ही आसान है सर। ठीक है, तो क्या सर ये जो इंड वाला जो रखे हो सर उसको फिक्स रखे हो, सबसे पहली बात तो इंड वाला क्या रखना चार्ज को फिक्स रखना है, इंड वाला चार्ज क्या रखना है फिक्स रखना है सर। तो क्या सर जरूरी है क्या सर इंड वाला चार्ज फिक्स ही रहे, हाँ तो बिल्कुल फिक्स नहीं रहेगा तो थोड़ा सा क्या हो आपको ये खुद भी क्या हो मूव करने लगेगा। इसको फिक्स नहीं रखोगे तो ये क्या ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये भी तो उन दोनों को रिपेल करेगा, और रिपेल कर दूरी बदलते रहेगा तो फोर्स बदलते रहेगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ें फिर उसमें आपको ऐसे वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इंड वाले फोर्स को क्या करना है, इंड वाले चार्ज को फिक्स रखना है। अब दोनों केस में क्या देखे हो कि इंड वाला जो चार्ज है सर उसका मैं क्या रखा हूँ, मैग्नीट्यूड सेम रखा हूँ, क्यू क्या इंड वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल दूँ सर तो क्या सेम नहीं करेगा ही। ठीक है, बट ध्यान दे रहा हूँ जो ओरिजिन था जिसके अबाउट ऑसिलेशन या एसएम हो रहा था ना, इसमें मिड पॉइंट लिख रहे हैं क्योंकि क्या है दोनों सेम चार्ज है तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा मिड पॉइंट पे। लेकिन अगर दोनों चार्ज को मैं बदल दूँ तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट को शिफ्ट कर जाएगा। अब फिर एक होमवर्क दे देता हूँ, थोड़ा सा आसान खुद कर लो और हम लोग को हार्ड वाला होमवर्क दे देते हो। अब क्या करूँ यार,
टीचर का ही आदत होता है, टीचर चाहता है कि हमेशा कि हमसे अच्छा क्या हो बच्चे रहें, इसे आसान वाला खुद करता है और हार्ड वाला दे देता है आपको। देखिए थोड़ा सा हार्ड कुछ नहीं है, बस छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूँ आपको, चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं दे दिया आपको कि प्लस क्यू है, एक चार्ज प्लस 4 क्यू है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी में दे देता हूँ 3l। ये 3l क्यों दे रहा हूँ अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। ये थर्ड चार्ज रख रहे हैं क्या, क्यू, थर्ड चार्ज क्या रख रहे हैं, क्यू। कहाँ रखें और किधर मूव करवाएं कि इससे हो, और ये अपने आप सोचना है सब, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड चार्ज रख रहे हैं क्यू, ये प्लस चार्ज कहीं है, ठीक है, थर्ड चार्ज है। इसको इस लाइन पे कहाँ प्लेस किया जाए, क्या ठीक बीचों बीच रखें तो इक्विलिब्रियम होगा, नहीं सर। इस बार इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक बीचों बीच रखो तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा सर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले पॉइंट एड करना है, कहाँ होगा, कॉन्सेप्ट देखना। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, उसके अबाउट डिस्प्लेस करोगे, ऊपर ऊपर करोगे कि इधर करोगे, देखना पड़ेगा। तो सर तीनों प्लस है सर, तो एलोंग करेंगे तभी आपको क्या हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा सर। तो स्टेबल अगर मिल गया तो उसको क्या एलोंग द लाइन डिस्प्लेस करना, छोटे जहाँ पे एक्स क्या करना है, एल से काफ़ी छोटा रखना है, ठीक है, और टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लोकेशन कौन किस पॉइंट के अबाउट आपको ऑसिलेट कर सकता है, और उसको किधर डिस्प्लेस करोगे, एलोंग द लाइन की परपेंडिकुलर द लाइन, ठीक है। और अगर जिधर इससे वो करेगा, चाहे परपेंडिकुलर करे या अलोंग द करे, मैं तो बता दिया हूँ कि तीनों पॉजिटिव है तो एलोंग द लाइन करेगा। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन दिया रहे तो, ठीक है। और फाइंड आउट करना है क्या, इसके चार्ज का मास दे दिया हूँ, टाइम पीरियड पूछा है। क्वेश्चन में क्या बदलेगा, तो सर ओरिजिन जिसके अबाउट ऑसिलेशन या एसएम हो रहा था, अभी तक क्या रखे थे, इंड वाले चार्ज क्या रखे थे बराबर, तो ठीक बीचों बीच इक्विलिब्रियम मिल रहा था। इस बार ठीक बीचों बीच नहीं मिलेगा सर, इस बार आपको पॉइंट बदल जाएंगे, ठीक है। ढंग से बनाइएगा, ठीक है। नहीं पूछे तो नहीं बने तो पर्सनली फिर पूछिएगा भी। चलिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, तो कष्ट आप लोग को होना नहीं चाहिए। बोलो सर कैसे नहीं होगा सर, हम लोग तो कष्ट वाले लोग ही हैं सर। हाँ तो लोग ही हैं कि सर हम लोग को कष्ट होगा। एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, इसका परपेंडिकुलर वाला माइनस क्यों दे देता हूँ इसी क्वेश्चन में। केस 1 जब प्लस क्यों देंगे तब, और केस 2 दूसरा क्वेश्चन बनाना है क्या, जब माइनस क्यों देंगे तब देखना कि किधर, इसमें याद करो दोनों इन पर पॉजिटिव चार्ज बीच में नेगेटिव चार्ज, तो एलोंग द लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, परपेंडिकुलर लाइन क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो एक बार इसमें आपको कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, ठीक है। दोनों केस क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, नहीं बने तो पूछिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, इजी वाला, आसान वाला मैं खुद कर लिया हूँ, और टफ वाला तुम लोग को दिया हूँ, ठीक है। टफ तो नहीं है, बस लोकेशन बदल जाएगा किसका, इक्विलिब्रियम का, ठीक है। बात समझ में आ गई हुई मेरी, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन हुए फोर्स वगैरह के, बहुत क्वेश्चन किया है फोर्स उसका, पढ़ते पढ़ते पागल हो गए हैं, ठीक है। बोलो सर बहुत लंबा जा रहा है, अरे अरे लंबा इलेक्ट्रोस्टैट नहीं है, मैकेनिक्स इसमें घुस जा रहा है जो लंबा हो जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट क्या है सर, अगर मैकेनिक्स से हटा के इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाया जाए तो उसका शुरू होते और ख़त्म होते समय ही नहीं लगेगा, लेकिन वही मिला दो तो लगता है कि अरे सर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलिए अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि हम लोग सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहे या 3D में स्ट्रक्चर रहे तो हम उस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे सर। अभी तो बहुत मतलब तो उससे पहले क्या करवाया था, मैं 2D में करवाया था, स्क्वायर पे चार्ज रखा था, ठीक है, एक कॉर्नर पे चार्ज रखा था, बाकी तीनों कॉर्नर के पर पूछा था कितना फोर्स लगेगा, ट्रायंगल पे चार्ज रखे थे, हेक्सागोन पे चार्ज रखे थे, उसका भी बोला था कि तू क्वेश्चन बना के भेजना, लेकिन कोई भेजा नहीं है, ठीक है। क्या करूँ मैं, अब ध्यान दीजिए, वो तो हेक्सागोन में किया था, फिर घड़ी वाला क्वेश्चन किए थे अपन लोग, ऐसे क्वेश्चन किए थे। अब थोड़ा सा क्यूब वाला कर लेते हैं, क्या करते हैं, क्यूब वाला, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको पेचीदा लंबा है, नीट में तो आने वाला नहीं है, जेयू में आ सकता है क्योंकि उतना भी लंबा नहीं है। एक क्यूब दिया हुआ था, ठीक है, क्यूब दिया था मान लीजिए, ठीक। क्यूब का एज लेंथ दे दिया था ए, क्यूब का एज लेंथ क्या है, एक क्यूब है, एज लेंथ ए दिया हुआ है। इसके हर एक कॉर्नर पे आपको क्यू चार्ज रखा हुआ है, हर एक कॉर्नर पे क्या, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, ऐसे, ठीक है। किसी एक पे आपको मान लीजिए पॉइंट दे देता हूँ, इसका पॉइंट बोलता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दे दिया आपको,
ठीक है ऐसे। अब पूछ रहा हूँ, बताइए फोर्स ऑन 5, नेट फोर्स ऑन 5 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्ज, ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस क्या लगेगा आपको, ये पूछा गया। अब इसमें फोर्स सबके कारण निकाल के सबका कंपोनेंट तोड़ के जोड़ोगे तो पसीने छूट जाएंगे। क्या होंगे, जैसे कोई बोले ना सर 5 पे कौन फोर्स लगाएगा, सर ए लगाएगा सर इधर, ए लगाएगा सर इधर, ठीक है, ए लगाएगा क्या सर, सर इसके कारण लगेगा सर किधर, इधर, ये सब 3D में है, ठीक है। ये आपको समझ रहे बात, ये आपको देखो इस फेस के कारण तो उसी प्लेन में लगेगा, लेकिन अब जो दूसरे फेस के कारण जो फोर्स लगने लगेगा वही प्लेन से बाहर जाने लगेगा आपको। अभी देखो ये पूरा क्यूब समझ में आता है ना आपको, क्यूब का थोड़ा सा स्ट्रक्चर कहाँ है, कुछ क्यूब जैसा दिख रहा है, आइए छोटा सा बना देते हैं अपन को। ये अपन को क्यूब का मान लीजिए कहानी है, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें क्या है, आपको इस पर निकालना है फोर्स बाकी के कारण, तो इसके कारण तो इधर लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा, इसके कारण क्या इधर लगेगा, तो ये इन तीनों कारण जो फोर्स है एक प्लेन में रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके कारण निकालना होगा तो ऊपर, इसके कारण निकालोगे तो ऐसे मिलाओगे, है ना यार, इसके कारण इस पे निकाल रहे हैं तो इस लाइन को मिलाओगे, इसी को आगे बढ़ाओगे, फोर्स हमेशा क्या लगता है अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये सब जैसे ही बनाने लगो तो इससे क्या हुआ, इसका एंगल उंगल निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्या जगह था, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में से क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बताया गया था वेक्टर फॉर्म, क्या था, क्या था, वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आप एक बार वेक्टर को ढंग से पढ़ लीजिए, 11th क्लास वाला वेक्टर को, उसे पोजीशन वेक्टर वगैरह सब सिखाए होंगे बताना, ठीक है। किसी का कोऑर्डिनेट पता है तो कैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अपन लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसे 3D में स्ट्रक्चर हो जाए ना, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाए जिसमें एंगल उंगल निकालना उतना ईजी ना रहे, ठीक है। देखो 3D में वेक्टर फॉर्म भी वही है जिसमें कुछ सिमेट्री, इसमें क्यों लिया हूँ ना, ये सब एज क्या होगा, बराबर होगा आपको, बिल्कुल ना साइड बराबर है ना एंगल 90 है, तो इस समय तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वेक्टर फॉर्म से भी फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको जब भी देगा तो ऐसा देगा कि कुछ ना कुछ सिमेट्रिसिटी होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओगे तो इजीली क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं देगा कि आपसे 2-2 घंटा कैलकुलेशन करवाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा देगा जो क्या हो 2-3-4 मिनट के अंदर बनने वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ऐसा दे दिया कि सर कंपोनेंट तोड़ते परेशान हो गए, वेक्टर फॉर्म लगा रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म लगाना मुश्किल हो जा रहा है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं देगा। जब भी क्वेश्चन देगा तो ऐसा देगा, चाहे तो आप कंपोनेंट तोड़ के बना लो या वेक्टर फॉर्म से बना लो इजीली, ठीक है। तो याद रखना 3D को वाला स्ट्रक्चर में ना, 3D स्ट्रक्चर में आप एक बार वेक्टर फॉर्म अटेंड करना, तब क्या हुआ क्वेश्चन आपके लिए क्या हुआ था, ईजी बनेगा। क्या बनेगा था, ईजी बनेगा। एक क्वेश्चन आपको करवाया था, जब क्या स्क्वायर था उसके सेंटर पे चार्ज रखे तो उसको h हाइट से डिस्प्लेस कर दिए थे, तो वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया था, कंपोनेंट तोड़ना सीख गए थे, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ था उसमें, ठीक है। लेकिन उसमें भी 3D था, उसमें भी अगर वेक्टर से आते तो आसान ईजी हो सकता था आपको, मतलब वेक्टर से बोल रहा हूँ, हाँ वेक्टर फॉर्म से आते तो ईजी हो जाता। खैर इसमें तो कंपोनेंट तोड़ना मुश्किल है, 3D में इमेजिन करवाना मुश्किल है, तो करेंगे क्या सर, तो इसको हम लोग करेंगे वेक्टर तरीके से। क्या तरीके से, वेक्टर तरीके से। वेक्टर फॉर्म याद है कूलम्ब फोर्स का, जब रिवीजन करते हैं जरा, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो r1 वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है, एक q1 चार्ज था, एक q2, जब सबसे पहले कूलम्ब फोर्स जब पढ़ाया था तभी बताया था आपको मैं, ठीक है। फोर्स निकालना है किस पे, 2 पे, ड्यू टू क्या 1, तो क्या लिखे थे, k q1 q2 बटा में क्या, बटा में क्या r स्क्वायर, सॉरी हाँ मतलब r जहाँ के क्या था दूरी था, या आप उसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर, ठीक है, r12 वेक्टर सॉरी r21 वेक्टर बोलना, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, r21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको होगा। याद करो ये सब चीज़ें सब पढ़े थे अपन लोग, इसको मैं जब वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहा था तो बताया था। 2 पे फोर्स निकालना है 1 के कारण, तो क्या लिखेंगे, k q1 q2 तो था ही, दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, तो इसको इस डायरेक्शन को फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो इस डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन लिखेंगे r12 वेक्टर, ये ना, इस वेक्टर क्या बोलेंगे r12 वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका क्या होगा, दूरी होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। समझ रहे होते हैं, ये सब बहुत ढंग से बताया था, समझिएगा आप उसको बात को, ठीक है। इसको मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 3D में स्ट्रक्चर हो तो वेक्टर तरीके से आइएगा, आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा, आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा। चलिए अब क्या बता रहा था मैं आपको, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रहेगा नीचे,
और डायरेक्शन क्या रहेगा, तो जो वेक्टर रहेगा उसका यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, किसका, फोर्स का। ठीक है, यही 1 2 पे निकालते तो उसके हिसाब से निकालते हैं। ध्यान दीजिए, जिस पे निकाल रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक, कोई कष्ट आपको होना नहीं चाहिए, कोई कष्ट आपको होना नहीं चाहिए। R21 लिखेंगे ना इसको, समझ क्या लिखेंगे इसको, 1 से 2 की ओर लिखना है ना, 1 से 2 पे निकाल रहे हैं, 2 पे निकाल रहे हैं 1 के द्वारा, वेक्टर को 1 से 2 की ओर जोड़ेंगे। ठीक है, R2 - R1, ठीक, कोई कष्ट नहीं है। ठीक, समझिएगा बात को, 2 1 - 1, ठीक है, 2 का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 1 के स्पेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, इस बात को समझ जाइएगा, बहुत आसान कहानी है आपको। ठीक, चलिए अब आइए, अब आसान क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, ध्यान दीजिए, अब इसी को, इसको अगर हम लोग क्या करें, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर को चेंज कर लें, किसमें, पोजीशन वेक्टर को हम लोग उसमें चेंज करें, तो क्या लिखेंगे इसको, वो वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड, याद करो, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पहले से था, तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा सर। ठीक है, नीचे ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया ना, मैं आपको ज़्यादा नीचे नहीं गया। ठीक है, अब ध्यान, ये कहानी है आपको, तो नेट देखो, फोर्स जिस पे निकालना है फोर्स, ठीक है, क्या करना आपको, K Q1 Q2 बटा में क्या R2, जिसके कारण जिस पे निकालना है, उन दोनों के बीच की दूरी जो रहेगा या जो वेक्टर रहेगा उसे मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है, और क्या करना है, और जो वेक्टर रहेगा उसी को मल्टीप्लाई करना है आपको, उनको R21 वेक्टर ऐसे लिखना है आपको। पोजीशन पॉइंट यूनिट वेक्टर को हम लोग कन्वर्ट कर दिए क्या, वेक्टर बटा में उसी का क्या, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो इससे आपको कैलकुलेशन करना क्या ईजी हो जाएगा। बताओ इसको क्या लिख सकते हो, R21 को क्या लिखते हैं, याद करो, R21 को लिखते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, याद है, ऐसे लिखते हैं सर। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये मैं अभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म ऐसा पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म ऐसा पढ़े थे हम लोग, बिल्कुल ढंग से जाके देखिए उसको, क्या बताया था मैं आपको वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, बहुत दिमाग में बैठा लीजिए, जिस पे निकालना है, जिसके कारण निकालना है, उसको ढंग से देख लीजिए आप। ठीक है, जिस पे निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिससे निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर घटा रहे हैं यहाँ पे। अब बाकी ये फॉर्मूला क्या हो गया आपको, K Q1 Q2, भाई यहाँ पे R स्क्वायर की जगह R क्यू है आपको, या अगर यूनिट वेक्टर रखते तो स्क्वायर नहीं आता, लेकिन यूनिट वेक्टर को चेंज कर लिए तो क्या हुआ, स्क्वायर था ही, एक नीचे और आ गया तो क्यू हो गया आपको, यानी उसका क्यू, और जिस पे निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके कारण निकाल रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको, मेरी बात समझ में आ रही है। अब पोजीशन वेक्टर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन मैं पहले से ही फॉर्मूला बता दिया था, लेकिन खैर इसको फिर से रिवाइज करवा दिया आपको, उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। क्यों वेक्टर फॉर्म ईजी है, क्यों वेक्टर फॉर्म पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म से आपको 3D स्ट्रक्चर को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, इस पे 5 पे निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं सब जितने भी, देखो हमको तो यार पोजीशन वेक्टर घटाना ही है, और पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसे मान लो कोई पॉइंट है 1, इसका क्या है आपको x y z कोऑर्डिनेट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हो, R1 का x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये लिखते हो ना पोजीशन वेक्टर। अरे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z है तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये होता है पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन। मेरी बात समझ में आ रही है, ईजी होना चाहिए। अब किसके पर निकाल रहे हैं, 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन देखो यार, समझाने में ना समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो इतना डिटेल में आपको बातें करोगे, आपको पोजीशन वेक्टर पता होगा, आपको वेक्टर फॉर्म पता होगा, डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आए वैसे दिमाग में चलना चाहिए कि 3D स्ट्रक्चर है तो हमको वेक्टर फॉर्म यूज करना ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म होने के लिए हमको क्या चाहिए, सबका जितने भी पॉइंट है सबको पोजीशन वेक्टर चाहिए। अब पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकालते हैं, पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, से कोऑर्डिनेट पता कर लो, कोऑर्डिनेट जो है उसमें आई कैप जे कैप और के कैप जोड़ते जाओ तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग को निकालना किस पे है, 5 पे। तो कुछ डाटा ऐसा, ओरिजिन ऐसा मानना जाके जिससे क्या हो, चीज़ें कैलकुलेट करना के लिए ईजी हो जाए आपको। ठीक है, कैलकुलेट करना क्या हो, ईजी हो जाए। ठीक, चलिए मैं इसको मान लो आपको क्या करता हूँ, ऐसा मानते थोड़ा सा, ठीक, कोऑर्डिनेट मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहेगा, क्या नहीं होना चाहिए। 5 पे निकालना ना, चलो 4 पे कर लेते हैं। 4 पे नेट फोर्स निकालते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाना इजी रह जाएगा, और कुछ नहीं। बाकी देखो ओरिजिन, इसको देखो ऐसे कुछ मैथ्स में चाह रहा हूँ ना कि जो कोऑर्डिनेट हो ना सब पॉजिटिव में है,
ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं रख सकते हैं नेगेटिव में, कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे देखो बस ये वाला लेते हैं ना, तो आपको देखो याद करो कैसे, इधर वाले को पॉजिटिव एक्स बोलते हो, इसको पॉजिटिव वाई वेक्टर बोलते हो, ऊपर वाले क्या बोलते हो पॉजिटिव जेड एक्सिस, और नीचे वाले क्या बोलते हो पॉजिटिव नेगेटिव जेड एक्सिस। तो मैं चाह रहा था कि ऐसा पॉइंट माना जाए जिससे क्या हो, सबके सब क्या हो, आपको पॉजिटिव है। नेगेटिव में कोई कष्ट नहीं है, ठीक है, नेगेटिव में तो कोई कष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव में जाए, नेगेटिव में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हल्का सा, पॉजिटिव में ऐसा कोशिश करना कि पॉजिटिव में ही कोऑर्डिनेट आए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हर बार हमारे बस में नहीं होता, लेकिन कोशिश यही करेंगे। जैसे मैं 7 वाले पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, ओरिजिन क्या मान लेता हूँ 0 0 0, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R7 पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 0 वेक्टर, एक्स भी 0 वाई भी 0 जेड भी 0, तो ये समझो कि 0 वेक्टर है। आपको समझ में मेरी बात आ रही है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में इसका दूरी तो किधर गया, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। अब देखो सब एज लेंथ कितना है, ए दूरी पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सर। तो छठा वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0 A 0। नीट वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है, मतलब नीट वालों के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा इसमें, इसे जेई वाले और एडवांस वाला ही फोकस कीजिएगा ज़्यादा। ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है 0 A 0, ठीक है। इसका बताओ कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से यहाँ देखिए ये क्या हुआ, ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली में कहाँ है, ये सर एक्स एक्सिस, ए एक्स एक्सिस, ए वाला एक्स एक्सिस बोला हूँ, ए वाई बोला हूँ सर, तो बाहर वाला क्या हुआ जेड एक्सिस होगा। तो ये वाला पॉइंट के लिए क्या सोचे कि हम लोग ए डिस्टेंस क्या कैसे वाई में, और जेड ए डिस्टेंस क्या निकल रहे जेड में, यही ना। इस पॉइंट को कैसे पहुँचोगे, ये तुमको लग रहा होगा कि सर एंगल क्या है 60 डिग्री, ऐसा ना समझना है, क्यों है तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा आपको इसके ऊपर, वो बस ऐसे बना नहीं सकता, इसलिए मैं ऐसे बना दिया हूँ। एक्चुअली में क्या है पॉइंट ऐसे निकलेगा ये, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे कि सर वाई डायरेक्शन में ए चले हैं और जेड डायरेक्शन में ए चले हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 A। ये सब कोऑर्डिनेट मैथ वालों को तो लिखना बहुत ईजी होना चाहिए, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पता नहीं है। ये देखो इसमें क्या हुआ, इसके लिए इस पॉइंट के लिए इस कोऑर्डिनेट हमारा क्या है ओरिजिन, इधर ए चले और इधर ए चले, मतलब वाई में ए चले हैं और एक्स में ए चले हैं, तो क्या लिखेंगे A 0, जेड में नहीं चले हैं कुछ। किस पॉइंट के लिए, 5th पॉइंट के लिए। 4th पॉइंट के लिए ध्यान दीजिए, 4th पॉइंट के लिए क्या चले हैं हम लोग, 4th पॉइंट के लिए एक्स में ए चले, ठीक है, वाई में ए चले, और फिर बाहर निकले जेड में। ये एक्चुअली में ये जो 4 है ना वो यहाँ नहीं है, एक्चुअली में यहाँ है वो, तो ए और क्या ए, समझ में आ रहा। कोऑर्डिनेट यार फाइंड आउट करना, अगर मैथ वाले नहीं जानते हो ना तो फिर इसको स्किप करना क्वेश्चन को, क्योंकि बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन है यार, और मैं बहुत हद तक समझा रहा हूँ। 8th पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपको, 8th पॉइंट क्या हो जाएगा सर A 0 0, ये सिर्फ एक्स में चले ना यार, हाँ सर। यहाँ बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इस पॉइंट के लिए सर जेड में ए चले और एक्स में ए चले, तो वाई में कुछ नहीं, जेड में ए चले एक जेड में ए चले और एक्स में ए चले हैं, वाई में कुछ नहीं गया, तो A 0 A हो जाएगा आपको। इससे कितना हुआ, सिर्फ किस में चले हैं सर जेड में, तो 0 0 A हो जाएगा आपको, ठीक है। सब कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। अब जो कोऑर्डिनेट है इसका कोई बताओ, R6 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो सर क्या A J कैप यानी 0 I कैप और 0 K कैप, ठीक है। कोई बोले क्या 1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सर, तो A J कैप प्लस क्या A K कैप, देखो पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट निकल गया, तो पोजीशन वेक्टर निकल गया। 4th का कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सर A I कैप, जो कोऑर्डिनेट निकल गया वही आपको पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। आपको A I कैप A J कैप और A क्या K कैप। नीट वाले अपने सेहत के हिसाब से इसको मत देखें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो सकता है आपको मुश्किल हो। ऐसे तो यार कोऑर्डिनेट वगैरह तो आप लोगों को पढ़ना है, कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए लंबा हो जाएगा, आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए। A I कैप और क्या, ये कौन सा पॉइंट लिखा R3 के लिए, R3 के लिए पोजीशन वेक्टर है A I कैप, J में है नहीं और कितना वाई में है नहीं, जेड में है, तो एक है। तो देखो आप साथ में घटाते चलेंगे, आपको यार पॉइंट निकल गया मतलब पोजीशन वेक्टर निकल गया, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए निकालना किस पे है 4 पे, ठीक है। तो अपन लोग को क्या था कितना फोर्स लगेगा, तो सर टोटल कितने होते कॉर्नर होते हैं क्यूब में, 8 कॉर्नर होता है, क्यूब में 8 कॉर्नर होता है सर, है ना, ठीक है। 12 एज होते हैं, ऐसे चाहिए याद रखना, ठीक है। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, 4 क्या होता है बॉडी डायगोनल, ये सब आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे तो बहुत काम आने वाला है सर। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, ठीक है। 6 फेस होता है आपको, 12 क्या होता है फेस डायगोनल। ये सब टर्म आप ये सब याद रखना। फेस डायगोनल किसको बोल रहे हैं, इसको मिलाओगे तो ये फेस डायगोनल हो गया। तो 6 फेस होते हैं, हर एक फेस में 2 डायगोनल बनेंगे, टोटल 12 डायगोनल। क्या बॉडी डायगोनल किसको बोलते हैं, एक कॉर्नर बिल्कुल जस्ट अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं तब उसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। तो 8 कॉर्नर हैं, तो ऊपर 4 कॉर्नर नीचे 4 कॉर्नर,
ऊपर 4 कॉर्नर, नीचे 4 कॉर्नर, तो सब ऊपर वाले को नीचे से मिलाते जाओ सामने सामने वाले को, तो 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। तो इसे पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको काम आएगा। देखो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3a होता है, √3। फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2a। ये सब याद होना चाहिए यार। ए जो लेंथ कितना दिया, a दिया है तब। चलो ठीक है, अब वापस लौटते हैं हम लोग। तो हमें कितने 8 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर पे तो फोर्स निकालना ही है, तो बाकी कितने चार्ज बच गए, 7 चार्ज है, 7 चार्ज है। तो यानी 7 तरह के फोर्स उस पर लगने वाला है, 7 चार्ज उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो हम लोग किस पे निकालना है सर, 4th पॉइंट पे निकालना। तो 4 पे फोर्स ड्यू टू क्या, स्टार्ट करते हैं किससे, 7 से। ठीक है, 7 के कारण 4 पे फोर्स कितना हो जाएगा, क्या होता है फोर्स, तो KQ² सब में आने वाला है सर। डिस्टेंस कितना, तो क्या निकालो, पोजीशन क्या निकालो, R21 सॉरी R47, अरे ये निकालोगे ना यार, सॉरी फोर्स ऑन, हाँ ठीक, R47 निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, R4 माइनस R7 लिखेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, R4 तो AI कैप। देखो मैं एक बस करवाऊंगा, बाकी सब ये सब यार जो भी थोड़ा सा समझदार है ना वो दिमाग में ही कर ले लेंगे, लेकिन जो गधे हैं उनको मैं करवाना पड़ रहा है मेरे को। R7 कितना होगा सर, 0 0, तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 0, 0 I कैप, 0 J कैप, ये 0 हो जाएगा, घटाने में फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड इससे कितना होगा सर, याद करो, जितने x² + y² + z² क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो x की जगह a², y की जगह a², z की जगह a²। यार मैं वेक्टर आपको पढ़ने इसलिए बोला था क्योंकि आपको जल्दी मन ही में कैलकुलेशन इसका कर लिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूरी √3a हो जाएगा। और क्या होता है यहाँ पे, क्यू होता है उसका सर, √3a का क्या, क्यू। यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा सर R4 माइनस R7, तो R4 माइनस R7 कितना हो गया आपको, तो सर यही हो गया आपको AI कैप। फॉर्मूला देखिए, AJ कैप प्लस AK कैप। ठीक है, एक फोर्स लगने में लिखने में आपको समय लगना चाहिए, बाकी फोर्स लिखने में समय आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यार क्या कहूँ मैं, ये देखो ये जानते हो 7 और 4 बॉडी डायगोनल पे था, ऐसा चीज़ें जिनको पता है ना। 7 देखो, 7 इस फेस का पार्ट है जिसको रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है, और 4 क्या है, इस फेस का पार्ट है ना, और इसको इससे मिला रहा हूँ, यानी इस फेस वाला किससे मिला, तो ये बॉडी डायगोनल बनने वाला है। ये 2 को अगर 4 से मिलाता ना तो फेस डायगोनल होता, क्योंकि उसी फेस का दोनों पॉइंट है, ये भी उसी फेस का, ये भी उसी पॉइंट फेस का। लेकिन ये 7 और 4, 7 रेड वाला फेस का है, 4 क्या ब्लैक वाले फेस का, ये दोनों अलग अलग फेस का अपोजिट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। इसको मिलाओगे ना, इसको इससे मिलाओगे तो क्या बनेगा, बॉडी डायगोनल बनेगा। और बॉडी डायगोनल की दूरी क्या होता है, √3a होती है। इसमें डायगोनल लिख सकते थे उसको, इसको मैं इसे वेक्टर तरीके से लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बार समझा दिया मैं आपको। ठीक है, फेस डायगोनल क्या होता है, √2a दूरी पे होता है। ठीक है, ये सब सिंपल सा हाइपोटेनस है, सॉरी कौन सा बोलते हैं यार, h² + b² का अंडर क्या होता है, h² h होता है, उससे हम लोग कैलकुलेट किए हैं, इसे √3a √2a, और वेक्टर से इसे आ भी सकते हो यार, इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। आप ये सब चीज़ें मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए। अब आइए देखो बायो वाले बस क्या देखिएगा, बायो वाले छोटे छोटे देखिए ये कैसे निकाल रहे हैं, एक एक दो दो फोर्स बस आप निकाल लो तो काफ़ी काम चल जाएगा आपको। चलिए आप बस थोड़ा सा लिखना सीख जाइएगा, ताकि हो सकता है क्यों ना देखे छोटा सा दे दे कुछ वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है आपको, मान लीजिए आपको कुछ से पूछा, किस पे पूछा, 4 पे पूछा ना, तो ये 7 से हो गया, आपको 7 का रन हो गया, 6 का कर लेते हैं। 4 पे फोर्स निकालना है, किसके कारण, 4 पे फोर्स निकालना है सर, किसके, 6 के कारण सर। तो क्या लिखूंगा सर, KQ² तो आएगा ही। ठीक है, 6 और क्या 4 एक ही फेस का पार्ट है सर, तो क्या हुआ, फेस डायगोनल हो गया सर, √2a का क्यूब हो जाएगा। अब वेक्टर क्या लिखेंगे सर, तो वेक्टर क्या, R4 वेक्टर माइनस R6 वेक्टर, तो R4 में क्या हो, तीनों a है, इसमें क्या है, एक a है, यानी कौन सा वाला गायब हो जाएगा, J कैप इसमें है तो घट के गायब हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, I कैप और K कैप बच जाएगा, यानी AI कैप माइनस A K कैप इसमें बच जाएगा। इसमें तीनों बचा है, इसमें क्या एक कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें भी एक J कैप था, इसमें भी क्या एक J कैप था, दोनों घटाएंगे तो गायब हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए कोई पूछेगा आपको क्या, फोर्स ड्यू टू क्या, फोर्स ड्यू टू 7 हो गया, 6 हो गया, 5 के कारण फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 5 क्या हो जाएगा, KQ², तो K Q1 Q2 तो दोनों सबका स्ट्रेस सेम दिया हूँ। अब यहाँ 5 से 4 की दूरी कितना है, a है, a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पोजीशन वेक्टर घटा दो, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, इसमें 2 में a है, इसमें क्या तीनों में a है, तो 2 का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी a K बचेगा, सिर्फ घटा रहे हैं किससे, 4 से 5 को, यानी a सब पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो 2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, सिर्फ a बचेगा, कौन सा वाला, K वेक्टर आपको बचेगा, तो कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए और आते हैं,
ठीक, और आते हैं फोर्स ऑन क्या, कितना 3 फोर्स हो गया, 4 फोर्स और निकालने हैं। 7 से हो गया, 6 से हो गया, 5 से हो गया, अब किससे निकालते हैं, 3 से निकालते हैं। फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, ठीक है, 4 पे निकाल रहे हैं 3 कारण, ठीक है। ध्यान दीजिए k q1 q2 तो सब बराबर है, तो k स्क्वायर, दूर यहाँ से यहाँ कितना a स्क्वायर, नहीं a क्यूब होगा आपको, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो a क्यूब हो जाता है। और यहाँ का पोजिशन में घटा दो, 4 माइनस क्या करना, 3 करना है, तो 2 घट जाएगा, आई क्या k क्या घट जाएगा, सिर्फ j क्या बचेगा, a j क्या बचेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है, बहुत ईजी कहानी है। फिर फोर्स ऑन क्या, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू किसके, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू क्या 2, कितना हो जाएगा आपको, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 लिख रहे हैं, कितने हो गए 4 फोर्स से 3 और निकालना है, 3 के हो गया, 8 के कारण छूट गया क्या सर, अच्छा 8 के कारण बाद में निकालेंगे, ठीक है। 2 निकालते हैं, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, चलिए तो k क्यू स्क्वायर तो आएगा ही, बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है सर, तो दोनों फेस जाएगा सर, √2 दूरी होगा सर, तो √2 का क्या क्यूब, अब वेक्टर घटा दो, तो इसमें तीनों है, इसमें क्या है 2 नहीं है, 1 है बस, तो कौन कौन बच जाएगा, आई कैप और जे कैप बच जाएगा, ए आई कैप और प्लस क्या ए जे कैप बच जाएगा, के वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिख तो रहा है ना, बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया मैं, ठीक है, ठीक। और आइए और किस पे कर रहे हैं, फोर्स क्या बच गया, 4 पे निकाल, 2 का निकाल लिए, 1 के कारण किस पे निकाल रहे हैं 4 पे, तो लिख रहा हूँ इधर मैं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, सबको देख लीजिए एक बार ढंग से, मेरे पास बोर्ड छोटा है, आपके पास कॉपी बड़ा होगा, आप लिखते चले जाना। फोर्स ऑन क्या 4 ड्यू टू 1, क्या लिखेंगे सर, k क्यू स्क्वायर तो आएगा ही सर, 1 और 4 एक ही लाइन पे है, दूरी कितना हुआ सर a स्क्वायर, तो a हो जाएगा, तो a क्यूब हो जाएगा आपको सर, और दोनों का वेक्टर फॉर्म घटा दो तो इसमें 2 a है, यानी j कैप k कैप घट जाएगा, सिर्फ क्या हुआ i के बचेगा आपको, यानी a i के बचेगा आपको, ठीक है। चलिए और उसके बाद कौन सा 1 हो गया सर, 1 का हो गया, और कौन सा 8 वाला बच गया सर, ठीक है, 8 वाला 4 वाला, ठीक है, दोनों एक लाइन पे नहीं है, फेस डायगोनल हो गया, पूरे एक फेस बना लोगे इसको मिला के, ये दोनों क्या फेस डायगोनल, दूरी क्या होगा √2 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 8, तो क्या k क्यू स्क्वायर और क्या √2 के पावर a के पावर क्यूब इंटू क्या आपको घटाएंगे किसको किससे, तो इसको इसमें क्या हुआ आई कैप वाला कट जाएगा और जे और के कैप बच जाएगा सर, ए जे कैप ऊपर से के कैप बच जाएगा, समझ में बात आ रही है। तो इतने फोर्स आपको लग रहे हैं, 7 फोर्स, 1 2 3 4 5 6 7 फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब सबको सिंपली जोड़ देंगे, वेक्टर फॉर्म में सिंपली ऐड कर देंगे उसको, मेरी बात समझ में आ रही है। देखो कंफ्यूज मत होना, डरना नहीं, डराने के लिए नहीं दिया, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिमाग में जल्दी जल्दी चल जाता है, लिखना जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट आता है आपको, तो बहुत आसानी से घटा लोगा, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी घटा लोगे। ये क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझाने में थोड़ा समय लग गया, नहीं तो ये 2 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपको, ठीक है। मेरे को बताने में हो सकता है 10-15 मिनट लग गया हो, क्योंकि मैं आपको पहली बार इसका कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, पहली बार ऐसा क्वेश्चन। देखो ये क्यू है ना, क्यू को याद है ना, पोटेंशियल जब निकलवाऊँ ना, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें तो क्वेश्चन में आपको पेयर बनेंगे, उसमें तो 8C2 8 में से 2-2 को चुन के 8C2 पेयर बन जाएंगे। आपको कितने जानते हो 28 पेयर बनेंगे, उसमें आपको बहुत और मज़ेदार हो जाता है किस्सा। तो इसमें डिस्टेंस याद रखना, बॉडी डायगोनल कितना होता है √3 के डिस्टेंस पे, फेस डायगोनल कितना होता है √2 के डिस्टेंस पे। ये कभी नहीं छोड़ने वाला आपको, केमिस्ट्री में 2-3 बार, फिजिक्स में 2-3 बार आएगा, और केमिस्ट्री में तो सॉलिड स्टेट में तो भरमार है। तो ये सब चीज़ें भूल मत जाना कभी, क्यूब का ये सब प्रॉपर्टी, ये सब पॉइंट्स बिल्कुल दिमाग में रटा जाना चाहिए आपको, ये नहीं कि सही एक बार पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। चलिए मिटा दूँ, सॉरी यार, इसमें इसी को मिटा दिया मैं यार, सबसे 4-7 को रन है। इसमें k क्यू स्क्वायर बाई क्या था √3 था, इसका क्यूब था, और यहाँ था ए आई कैप ए जे कैप और ए के कैप, ये था आपको। चलिए इसको जोड़ते हैं सिंपली, अब मिटा देता हूँ उसको। तो नेट फोर्स निकालना है किस पे, फोर्स पे, 4 पे, बाकी सबके द्वारा, ठीक है। आसान कहानी है, बहुत आसान कहानी है आपको। देखिए तो नेट फोर्स निकालना है किस पे, 4 पे। तो क्या क्या फोर्स लगेगा, 4 पे लगेगा फोर्स, किस कारण, 1 के कारण लगेगा, 2 के कारण लगेगा, 3 के कारण लगेगा सर, ठीक है। 4 खुद पे तो लगाएंगे नहीं, तो 4 के कारण 4 मत लगा देना फोर्स, 5 के कारण लगेगा, 6 के कारण लगेगा सर, और क्या 4 पे 7 के कारण लगेगा सर, और क्या 8 के कारण लगेगा। इतने फोर्स लगने वाले हैं सर, और सबको वैल्यू लिखते जाते हैं। 1 पे क्या लगेगा, k क्यू
वाई ए क्यू, और क्या बचेगा ए आई कैप, ढंग से देखना, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपको 4 2 कितना 4 पे 2 का कितना गया 4 2 कहाँ गया, देखो 4 2 ये देखिए के क्यू स्क्वायर √2 का क्यू क्या आ जाएगा 2√2 का ए क्यू, कुछ कुछ कॉमन भी आने वाला है, यहाँ पे ए कॉमन निकाल लो, बचेगा आई प्लस जे कैप। ठीक है, तुम ध्यान से देखोगे तो सब में ए स्क्वायर नीचे आने ही वाला है, ए स्क्वायर नीचे आने ही वाला है। ठीक है, तो इसको कॉमन निकालने की तैयारी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो √3a³ कितनी बार आया है, सर एक बार। ठीक है, और √2a³ कितनी बार आएगा आपको, एक बार, दो बार, ये 3 बार आपको आया। ठीक है, चलिए 3 बार सिंपल a³, 3 बार √2a³ और एक बार √3a³ आया आपको। चलिए 4 पे किसका 3 पे कारण कितना लिखे हैं 4 पे 3 कारण के क्यू स्क्वायर बाई क्या a³ इंटू क्या aj। ठीक है, ठीक, कॉमन बहुत सा चीज़ निकलने वाला है, मैं आपको बस ओरली लिखते जा रहा हूँ आपको। ये बहुत आसान चीज़ है यार, सब में ए स्क्वायर कटने वाला है आपको, ये ए स्क्वायर आने वाला है, 3 हो गया। ठीक, कौन सा फिर 4 का 5 पे, सॉरी 5 का 4 पे के क्यू स्क्वायर बाई a³, ए स्क्वायर बचने वाला और क्या बचेगा सिर्फ के कट जाएगा ना। उसके बाद 4 पे सीखेगा के क्यू स्क्वायर क्या हो 2√2 a³ और क्या होगा आपको प्लस में आएगा सब, यार माइनस कैसे कर दिया था, प्लस आएगा सब। क्या था 4 पे निकाल रहे थे, 4 कोऑर्डिनेट क्या था ए था तीनों, और 6 पे रहा होगा तो उसमें कुछ घट गया, हाँ वाई कैप घट गया था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, तो ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा ए कॉमन ले काट दो, यहाँ बचेगा आई प्लस के कैप। ठीक, फिर उसके बाद कितना 4 का 7 पे सर के क्यू स्क्वायर वाई कितना ही रो 3√3 a³ इंटू क्या ए कॉमन ले तो ए स्क्वायर बचेगा, इसमें क्या बचेगा आई जे के सब बचेगा आपको। ठीक, चलिए, और सातवां और सबसे आखिरी कौन सा 8 वाला लग रहा है, ए के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ से ए कॉमन लेके कट जाएगा, यहाँ 2√2 आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और जे प्लस के बचेगा। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे सर, अब सबको जोड़ के इसमें कॉमन निकाल लेंगे। देखो बहुत लंबा कर, आप इस वीडियो को बढ़ा के देख सकते हो, जो समझदार हैं वो आराम से वीडियो को बढ़ा के देख सकते हैं, वो चिल्लर चीज़ें करवा रहा हूँ मैं। इसमें क्या करेंगे सर, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर सब में कॉमन है सर। ठीक है, इसमें आई कैप बचेगा, यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर कॉमन ले चुके तो 1/2√2 आई कैप सर 1/2√2 जे कैप भी बचेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ पाते हैं, आई जे को अलग लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ जे बचेगा सर, यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा सिर्फ के बचेगा सर, यहाँ क्या बचेगा ये सब कॉमन हो चुका, i/2√2 आई के बाई 2√2 आएगा प्लस क्या के बाई 2√2 आएगा। आपको समझ आने बातें आनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या बचेगा गायब हो गया 1/3 आई बटा में 3√3 आई कैप बाई 3√3 जे कैप बाई 3√3 के कैप बाई 3√3। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा आपको जे के 2√2 और क्या के बटा 2√2। ठीक है, ये आएगा आपको। अब सब आई वाले को एक साथ जोड़ लो, ए आई का है, ए आई का है, ए आई वाला है, ए आई वाला है। ठीक है, जो आई वाले हैं सब एक साथ जोड़ लें, जो जे वाले हैं सबको एक साथ जोड़ लें। ठीक है, जो के वाले हैं सबको एक साथ जोड़ लें, तो ये वेक्टर फॉर्म में आपको फोर्स आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगा आप लोग को। पसीने छूट गए लगता है, ऐसा लग रहा है आप लोग को। कोई पसीने छूटने वाला क्वेश्चन नहीं था, आपको बस वेक्टर के फॉर्म से, वेक्टर के फॉर्म से क्या फ़ायदा है, किसी क्वेश्चन डील करोगे। ठीक है, 3D में स्ट्रक्चर दिया हो ना तो उसमें डील करना आपके लिए ईजी हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई, आनी चाहिए। मिटा दूँ इसको। ठीक, चलो एक दो चिल्लर क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि मज़ा आ जाए, लगे कि हाँ सर थोड़ा सा बस बहुत मुश्किल था ये सब। तो अब थोड़ा सा करवाता हूँ, एक आसान क्वेश्चन करवाता हूँ वेक्टर फॉर्म में ही। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कहानी 3D में करना है, और नहीं तो क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में ही दे दिया जाए तो वेक्टर फॉर्म में करना। जैसे बोले कि बताओ एक क्यू है चार्ज, मान लीजिए एक किस कोऑर्डिनेट इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट है -4
5 - 3 ऐसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और एक मान लीजिए दूसरा पॉइंट है 4Q, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, मान लीजिए 2 - 5 मान लीजिए आपको 1 दे दिया, ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है। अब पूछ दे बताइए सर इस पे इसके कारण उस पे फोर्स 1 है, मान लीजिए इस पे 2 पे, बताइए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा सर, वेक्टर फॉर्म में बता दीजिए। तो अब कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को, क्या किए हैं, तो सर सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिख लो, तो पोजीशन वेक्टर 1 का क्या होगा सर, एक क्यू चार्ज है 1 पॉइंट पे और क्यू ही चार्ज 4Q चार्ज है क्या सेकंड पॉइंट पे, समझिएगा। तो 1 पे वेक्टर क्या हो, पोजीशन वेक्टर क्या हो, जो कोऑर्डिनेट दिया उसी पे लगाते जाओ, i कैप 5j कैप -3k कैप, ठीक है। और 2 पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप -5j कैप k कैप, ऐसा हो जाएगा आपको, है कि नहीं, चलिए क्वेश्चन है। अब क्या हो जाएगा आपको 2 1 निकालना है, तो वेक्टर क्या हो 2 1 निकाल लो आप, है तो कि नहीं निकालना चाहिए आपको। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आपको 2 से 1 की ओर, 2 माइनस क्या 1, तो कष्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो एक क्या हो जाएगा आपको बताइए, तो कितना 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा आई कैप घटा लीजिए एक साथ, तो 2 -4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 6 आई कैप हो जाएगा आपको, इसको घटाइएगा तो -10 j कैप हो जाएगा आपको, और ये कितना हो जाएगा आपको के घटाइएगा तो -4 k कैप हो जाएगा सर, ये हो जाने वाला आपको, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, मैग्नीट्यूड कहीं तो क्यूब होता है नीचे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं यार, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस क्या z का स्क्वायर, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें तो निकालना आना चाहिए। वेक्टर जो पड़े 36 100 और क्या 16, ठीक है, ये आ जाएगा √152, ठीक, √152 आ जाएगा आपको। आसान कहानी है, आसान होना भी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। $152 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आ गया, और इसका क्यू का फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे सर 2 कैसे निकला सर, 2 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखना है ना, तो K Q 4Q बटा में कितना, इसका 152 का क्या पावर क्या Q, ये मैग्नीट्यूड का Q हो जाएगा, और क्या R2 - R1 लिखना है, यानी 6 I कैप -10 j कैप -4 के, वेक्टर फॉर्म में आपको लिख दिए फोर्स को, ये कहानी हो गया आपको, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे फोर्स लिखते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो और आपको कोई फोर्स पूछ दे तो आप इस तरह से पोजीशन वेक्टर लिख लो, उसको घटा लो दोनों को, ठीक है, जिस पे पूछना है, जिस पे निकालना है, जिसके कारण निकालना है उसको घटा लीजिए आप R2 - R1 करके, ठीक, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान कहानी है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान कहानी है, बहुत ध्यान से आप दिमाग में बैठा लीजिए सब चीज़ों को, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। वेक्टर फॉर्म बिल्कुल याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दे, कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे, 3D में दे, कोऑर्डिनेट्स देकर दे, तो आपको वेक्टर फॉर्म नहीं आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत हो गया सर, ठीक है, अभी भी बचा हुआ है, अभी कुछ पोर्शन बचे हुए हैं इसके, इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत लंबा पोर्शन है यार, बहुत लंबा है, मिटा दो उसको। क्वेश्चन यार फिजिक्स में यार लॉजिक 2-4 लाइन ही होते हैं, बस क्वेश्चन करते जाओ, जितना क्वेश्चन करो उतना ज़्यादा सीखोगे आप, ठीक है, कुछ गलतियां करोगे तभी जाके आप सीखोगे उससे। चलिए बात को ढंग से समझ लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक। कुछ क्वेश्चन करते हैं किसके, पेंडुलम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पेंडुलम क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, लामीस थ्योरम।
ये कभी कभी काम है, जो सब जगह मत यूज़ कर लेना, ठीक है। कभी कभी जो एंगल या कंपोनेंट तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो ना, तब ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन लामोस थ्योरम में बहुत सारे क्या हैं, बाउंड्री लाइन है, ठीक है, ठीक है। लामोस थ्योरम में बहुत सारे बाउंड्री लाइन है, ठीक है। जैसे क्या कि एक ऑब्जेक्ट पे क्या 3 फोर्स लगे तभी लगा सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लगे तभी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। बॉडी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए सर। बॉडी इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या, नेट फोर्स क्या लगे सर, 0 लगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स, देखो यार नेट फोर्स 0 होने के लिए तीनों फोर्स कोप्लेनर भी होना चाहिए। अगर तीनों फोर्स कोप्लेनर नहीं होगा ना, कोप्लेनर नहीं होगा तो नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, और 3 फोर्स का नेट रिजल्टेंट 0 तब आ सकता है तीनों फोर्स क्या हो, कोप्लेनर तो हो ही। कोप्लेनर नहीं हो तो कभी नेट फोर्स क्या हो, 0 नहीं हो पाएगा। आपको ऐसे चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तीनों एक ही प्लेन में लगना चाहिए आपको, तीनों फोर्स। ए लगेगा तो क्या होता है जानते हो, जो इनके मैग्नीट्यूड होते हैं ना, F1 का मैग्नीट्यूड बटा उसके सामने का एंगल क्या रहते हैं, अल्फा होते हैं, क्या हो, साइन अल्फा, ठीक है। F2 का मैग्नीट्यूड उसके सामने का एंगल बीटा, F2 भाई क्या, साइन बीटा। F3 का मैग्नीट्यूड और क्या उसके सामने का एंगल कितना, साइन गामा। ये आपको बराबर होता है। ये लामोस थ्योरम में कहानी है। लेकिन लामोस थ्योरम कब, जब 3 ही फोर्स लगे, बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में हो और तीनों फोर्स का सम क्या हो, 0, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम होने वाला क्या, नेट फोर्स क्या लगे, 0 लगे, तब जाके इफ अगर ऐसा होगा देन ऐसा लिखोगे। अगर ऐसा पहले चेक कर लो कि ये सब चीज़ें हैं कि नहीं, ये है तभी उसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। ये सब काम तब देता है जब आपको एंगल्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो या थोड़ा रिजॉल्व करना, क्या करना, रिजॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो, तब ऐसे चीज़ लगाते हैं। मैं बोलूँगा कि बिल्कुल अवॉइड करना, कंपोनेंट तोड़ना अगर इजी रहे तो पहले कंपोनेंट तोड़ना है अपन को, ठीक है। अगर बिल्कुल कंपोनेंट तोड़ने से काम नहीं चल रहा है, ठीक है, कहानी उसमें भी गड़बड़ हो रहा है, तब जाके लामोस थ्योरम के भरोसे चलना है, ठीक है। लेकिन जानते हो लामोस थ्योरम में 4 फोर्स लग गया तो फिर कंपोनेंट तोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो ऐसे फोर्स को पढ़ने का मतलब ज़्यादा नहीं बनता। लेकिन हाँ, कुछ कुछ केस में आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जब 3 फोर्स लगने हो, नेट फोर्स मिला के 0 हो, इक्विलिब्रियम में हो बॉडी, तो ऐसा लगाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट तोड़ना अगर मुश्किल हो, ना तोड़ पाएँ, तब ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, ठीक है। कोशिश करना कि ऐसा फोर्स ना लगाना पड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। लामोस थ्योरम की जरूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कभी कभी स्टैंडर्ड पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देता है कि कब लिख सकते हैं, इसका क्या कंडीशन होगा, ये सब को रिलेट कर सकता है आपको। ऐसा लिखा हुआ, इसका क्या मतलब निकल के आएगा, ठीक। ऐसा लिखा हुआ तो क्या लिख सकते हैं, समझना। अल्फा एंगल किसको बोले, F1 के सामने वाला एंगल को अल्फा बोले, F2 के सामने वाला को बीटा और F3 के सामने वाला को गामा एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। बात समझिएगा, ठीक है। चलिए आइए पेंडुलम का क्वेश्चन करते हैं। पेंडुलम क्वेश्चन करेंगे, इसमें बैलून में गैस भर देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, पॉइंसी फोर्स, आप थ्रस्ट, ऐसा मतलब बहुत तरह के, मतलब मैकेनिक्स से जोड़ते जाओ ना तो इसका भी कोई लिमिट नहीं है यार। नहीं, फिर भी मैं जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा इसमें से। ये भी अपने आप में एक समुद्र जैसा इसमें कहानी है, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को। पेंडुलम वाला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कॉमन पॉइंट से दो सेम लेंथ के थ्रेड को ने क्या किया हम लोग, बॉल बांध दिए, इस पर चार्ज क्या था, Q था, मास मान लीजिए M था, चार्ज क्या था मान लीजिए Q, मास का M था, ठीक, बिल्कुल सेम चार्ज का दिया, सेम मास का बॉडी है, दोनों जो थ्रेड है उसका लेंथ भी L दे दिया आपको, ठीक है। ऐसे सेम चार्ज है तो ऑब्वियस बात है आपको रिपेल करेगा। ऐसे क्यों है, ये मान लीजिए पहले मैं ऐसे क्या कर रखा होगा, इस दोनों जो है थ्रेड से जब बांधा होगा इसको तो बिल्कुल पहले चिपका रहा होगा, लेकिन जैसे देखा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या रिपेल करना शुरू किया होगा आपको, ठीक है। ऐसे हो गया होगा आपको। ये आपको जो इसका कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दूर भेजना चाह रहा होगा और ग्रेविटेशनल इसको नीचे रखना चाह रहा होगा। ग्रेविटेशनल बोला भाई नीचे आ जा, कहाँ जा रहा है ऊपर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला भाई दूर रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको दूर भेजना चाहेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चाहेगा कि नीचे आ जाए। तो कुछ बीच में कहानी आएगी, इक्विलिब्रियम में आएगा आपको, ठीक है। सब फोर्स मिलके आपको इक्विलिब्रियम उसको रखेगा। और इसमें एक बॉल के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक बॉल के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, इसको ढंग से बनाना था, सर डायग्राम ढंग से देखना चाहिए। एक बॉल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ऐसे इस पर मास लग के मास है तो mg फोर्स लगेगा सर, ठीक है। अब ध्यान दें सब पेंडुलम के क्वेश्चन जब भी दिखे तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को सोचना है। अभी तक मैं जितने क्वेश्चन का ग्रेविटेशनल के बाद सोचे ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में तो हिंट दिया रहेगा सब चीज़ों का,
ठीक है, अभी तक मैं कभी ऐसा रख रहा था, थोड़ी बोल रहा था कि सर क्यों यहाँ तो यहाँ mg लगाना, सर क्यों नहीं लगा रहे हो। वहाँ पे अभी तक जितने क्वेश्चन उसमें ग्रेविटेशनल को कंसीडर नहीं किया करने बोला था मैं, मास के बारे में कुछ दिया ही नहीं था। या मास वगैरह सब दिया हुआ है, आपको बोला है कि पेंडुलम को लटका दिए हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में है, आपको ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, तो mg फोर्स नीचे लगेगा, इस पर भी लगेगा, उस पर भी लगेगा, दोनों को आइडेंटिकल, तो कहानी तो सेम ही हो, एक पे लिख लो तो बाकी दूसरे समझ जाओगे। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव है सर, तो क्या रिपेल करेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर, है कि नहीं। और तीसरा फोर्स कौन सा सर, रस्सी से बांधे तो टेंशन तो लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। या देखो यार, जो 12 11 ढंग से नहीं पढ़े हो, आए हो यहाँ पे, टेंशन याद क्या होता है, एडजस्टेबल फोर्स होता है, तुम कितने से उसको खींच रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि वो टेंशन कितना लगेगा। ये मैं मान लीजिए ये कपड़ा है कोई, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से हल्का खींचा था, उसमें हल्का कम टेंशन होगा, ज़्यादा खींचूंगा तो ज़्यादा टेंशन होगा। टेंशन क्या है, आप कितना उस पर लगा रहे हो उस पर, उसका क्या टेंशन चेंज हो सकता है। ये नहीं कि ये इसमें मैं 5 ही न्यूटन का टेंशन लगाऊंगा, ऐसा कोई रस्सी के पास नहीं होता। हाँ, ये होता अपर लिमिट होता है कि हाँ भाई 200 न्यूटन ज़्यादा से खींचोगे तो मैं टूट जाऊँगा। तो एक कहानी है कि मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है, लेकिन 200 न्यूटन मान लो मैक्सिमम है, तो 200 से 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन के आप कितना उस पर लगा रहे हो। कुछ अगर मान लीजिए मास ही ना हो, कुछ लटकाया नहीं हो, तो इसमें का टेंशन 0 बोलेंगे। कुछ नहीं, मास हो, 0 मास हो, ऐसे लटका दिए रस्सी को, तो बोलेंगे रस्सी लूज रहेगा, टेंशन 0 रहेगा। लेकिन आपको जितना ज़्यादा उस पर फोर्स लगाओगे नीचे की ओर, उसमें रस्सी में का टेंशन बढ़ते जाएगा। कब तक टेंशन को बढ़ा सकते हो, तो एक परमिसिबल वैल्यू होता है। टेंशन के बारे में ढंग से समझिएगा, टेंशन रस्सी में क्या होगा, क्या फिक्स होता है, एक रस्सी का क्या फिक्स टेंशन का वैल्यू होता है, नहीं सर, 0 से लेके एक अपर लिमिट तक कुछ भी टेंशन हो सकता है, डिपेंड करता है अदर फोर्सेस पे, क्या उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कोई रस्सी का बोला कि परमिसिबल वैल्यू 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन से ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब 0 से 60 न्यूटन के बीच में उस पर टेंशन कुछ भी लगाया जा सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का ऑब्जेक्ट उसे लटकाए हुए हो, कितना फोर्स से उसको नीचे खींच रहे हो, ठीक है। तो वो टेंशन को 0 से लेकर 60 के बीच में वो वेरी करवा सकता है, वो आपके एक्सटर्नल जो फोर्स उस पर लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, ये मत सोचना कि सर अभी रस्सी में टेंशन T है तो बाद में सर यही रस्सी रहेगा तो टेंशन T रहेगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं बाद में चार्ज बदल दिया, Q की जगह 2Q कर दिया, बता तुम टेंशन को वही लेकर कि पहले T लग रहा था अभी भी T लगेगा, नहीं, वही टेंशन बदल जाएगा आपको, ठीक है। आपको एक्सटर्नल उस पर कितना फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, उस पर डिपेंड करेगा टेंशन कितना लगेगा, ठीक। चलिए, तो कुछ देर के बाद ये आपको जाके क्या mg को नीचे लाना चाहा, फोर्स को इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दूर ले जाना चाहा, तो एक जगह बीच में कहीं रुक गया, मतलब क्या नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब क्या नेट फोर्स 0 लग रहा है। अब इसमें लामिस थ्योरम लगा सकते हो कि 3 ही फोर्स हैं, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक mg और टेंशन, 3 फोर्स लगाते हैं, इसमें लामिस थ्योरम लगा सकते हो। लेकिन इसमें कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है, तो लामिस थ्योरम के बारे में नहीं सोचूंगा मैं। बोला क्या, लामिस थ्योरम तब लगाना जब कुछ भी ना कर पा रहे हो, कंपोनेंट वगैरह तोड़ना मुश्किल हो जा रहा हो, ठीक है, एंगल वगैरह ढंग का नहीं पता हो हमें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए, ये दोनों क्या हो, थीटा पे आपको जाएगा, मतलब सिमेट्रिक है ना, सब कुछ सेम दिया हुआ है, तो एंगल भी क्या हो, सेम होगा आपको। तो टेंशन का 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर और एक क्या इधर, ये थीटा है, ये भी क्या हो, टेंशन है, ये क्या हो, थीटा होगा, ये थीटा तो थीटा क्या जानते हो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये रेखट का तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो थीटा होगा आपको। ये थीटा तो टेंशन का क्या क्या हुआ, इधर वाला कंपोनेंट क्या, टी कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। और फॉर इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, फॉर इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा आपको, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या, mg होगा सर, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या, mg, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा आपको। बात समझ में आ रही है। अरे तभी तो पावर है, वाई कमांड वाले को वाई कमांड कैंसिल कर दिया, एक्स कमांड को एक्स कमांड कैंसिल, तभी तो नेट फोर्स 0 बोलेंगे यार, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। वो लामिस थ्योरम क्यों नहीं लगाया सर, कंपोनेंट तोड़ना इजी था इसलिए कंपोनेंट तोड़ दिया, लामिस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ा मुझे, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर लूँगा लामिस थ्योरम से यार, लेकिन लामिस थ्योरम बताया हूँ थोड़ा सा बिल्कुल क्रूशियल कोई क्वेश्चन हो, कुछ से ना समझ में आ रहा तब लगाना यार। लामिस थ्योरम बहुत ही उसमें क्या है, मतलब बाउंड्री लाइन है, 3 ही फोर्स हो, नेट फोर्स 0 हो, ये सब चीज़ें लगाना है। तो कोशिश करना पहले कंपोनेंट तोड़ने का, कैसा कंपोनेंट सिंपली टूट रहा हो तो ऐसा लामिस थ्योरम वगैरह का नहीं सोचना है, ठीक है। आपको 1500 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें लामिस थ्योरम की जरूरत पड़ जाएगा, कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है, तब ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी हम लोग की जरूरत नहीं है तो नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए, तो इक्विलिब्रियम के लिए होगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, K Q1 Q2, तो Q1 Q2 क्या, Q है सर, तो K Q स्क्वायर आ जाएगा सर, ठीक है। वटा में क्या, R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो हाँ R क्या है, ये दूरी है सर, ये दूरी दिया तो नहीं है सर हमें, लेकिन थ्रेड का लेंथ दिया ना L, और उससे निकालते हैं। बताओ L है तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें बोलूँ साइन थीटा लिखूँ तो क्या लिखूँगा, साइन थीटा, ये माना तो x बोल देता हूँ, तो x बाई क्या
थीटा के सामने को बोलते हैं पी, बटा में क्या एच, इसका कंपोनेंट एक क्या एल साइन थीटा, इसको कंपोनेंट तोड़ सकते थे, इसका क्या ये वाला एल कॉस थीटा, ये वाला क्या एल साइन थीटा, इसको कंपोनेंट तोड़ दो तो ये वाला पार्ट एल कॉस थीटा, ये वाला पार्ट क्या एल साइन थीटा, और दोनों ये और ये क्या पैरेलल होगा तो बराबर होगा। आपको ऐसा चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं तो फिर इस तरह से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस एक वेक्टर के तरह सोचिए, ये उसका एक्स कंपोनेंट मतलब वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, जिसका थीटा बना रहा है उसको बोलेंगे एल कॉस थीटा, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा हो जाएगा, एल लेंथ क्या हो जाएगा एल साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे समझ जाना था, एल है ये थीटा बना रहा था, ये वाला क्या एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा ही रहेगा, ये मत जोड़ मत देना दो बार, लेंथ थोड़ी जुड़ता है आपको, इस लेंथ को तोड़ रहा हूँ वेक्टर की तरह, तो एल कॉस थीटा ये वाला एल साइन थीटा। सिंपल सा मैथ से आया यार, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बिल्कुल साइन थीटा से आ जाइए, यहाँ से यहाँ की दूरी भी एल साइन थीटा, यहाँ से यहाँ की दूरी भी एल साइन थीटा, तो टोटल दूरी आर कितना हो जाएगा, तो आर हो जाएगा सर 2l साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वही के क्यू इसका आर स्क्वायर होता क्या होता है 2l का होल स्क्वायर कितना 4l स्क्वायर, और साइन थीटा कितना साइन स्क्वायर थीटा से हो जाएगा। ये दूसरा आपको फॉर्मूला लिख सकते हैं उसको, ठीक है। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब इसमें कुछ क्या क्या फेमस क्वेश्चन हो सकता है, इसमें वैल्यू सबको दे के थीटा पूछ सकता है, सब चीज़ें ध्यान पूछ सकता है। क्या क्या वैल्यू दिएगा देखिए, थीटा कैसे निकालेंगे, टेंशन पहले निकाल लो। देखो इसमें सबसे पहले टेंशन निकालने की कोशिश की है। टेंशन कैसे निकालोगे सर, स्क्वायर के जोड़ सकते हो, या ऐसा सोच सकते हो कि टेंशन किसको कैंसिल करेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा सर, ये दोनों का रिजल्टेंट ठीक इसी के लाइन के क्या अपोजिट होना चाहिए। ए थीटा तो ए भी क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए, ठीक है। और ए भी क्या होना चाहिए, कितना हो जाएगा आपको एफ ई एस का होल स्क्वायर प्लस का एम जी स्क्वायर। ये तभी क्या होगा, ये जो टेंशन लग रहा है उसको ठीक अपोजिट इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा, तभी क्या कैंसिल हो पाएगा। तो टेंशन चाहे तो इस फॉर्मूले से आ जाओ, स्क्वायर करके जोड़ दो, या सीधे सोचो कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या कर टेंशन के द्वारा कैंसिल होगा। तो टेंशन एक्चुअल में क्या आने वाला है, तो एफ ई एस का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टेंशन की वैल्यू, ठीक है। ये एंगल निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे क्या टी साइन थीटा बटा में टी कॉस थीटा, इसको डिवाइड कर दो। टी साइन थीटा बराबर क्या था एफ ई एस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एम जी था आपको, टेंशन कट जाएगा तो tan थीटा कितना हो जाएगा, कितने एंगल पे वो ऑब्जेक्ट जो नो ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम में रहेंगे वो एंगल निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा एफ ई एस बाई एम जी। एफ ई एस भी एंगल पे डिपेंड करेगा, जैसे क्यों, क्योंकि एफ ई एस क्या है के क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बदलने पे एफ ई एस बदल रहा है, तो के क्यू स्क्वायर बटा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या एम जी हो जाएगा आपको, है ना। अब थीटा वाला टर्म को एक सब कर लो, यानी क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या के क्यू स्क्वायर बटा 4 स्क्वायर एल स्क्वायर एम जी, ठीक है। सब कुछ अगर दिया होता तो थीटा कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। के पता ही है, क्यू अगर दिया होता, लेंथ दिया होता किसका थ्रेड का, मास दिया होता, जी पता होता है, तो पुट करके थीटा में एक वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा कितना आ रहा है आपको। मेरी बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन निकाल सकते हैं, ठीक है। टेंशन निकाल सकते हैं, सब कुछ दिया हो टेंशन पूछ सकता है आपको, थीटा पर दे दिया हो मान लो टेंशन पूछ ले, कुछ तरह से आपको कुछ डाटा देके आपको आने पूछेगा इसमें, ठीक है। इसको करवाने का उद्देश्य क्या था कि ऐसे एक ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, थीटा कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, इसको हम लोग क्या करें, हवा में रखे हैं सर, इसको ऑयल में डाल दिए, कोई लिक्विड में डाल दिए, तब क्या होगा, एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कि किस लिक्विड में डालें तो क्या हो, उसका डेंसिटी क्या हो, उसका डायरेक्टली कांस्टेंट क्या। अभी मैं आपको सिर्फ क्या बताऊँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ बताऊँ सिर्फ एयर में, ठीक है। अभी मैं Q1 Q2 के बीच में जो फ्री स्पेस है उसमें क्या है, एयर है अभी, ठीक है। एयर है या वैक्यूम मान के सकते हो, फ्री स्पेस मान सकते हो, लेकिन जब हम लोग मीडियम डालेंगे, बीच में कुछ भरना शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे फर्क आएगा। वो हम लोग अगला सेगमेंट में वही सब चीज़ें पढ़ने वाला हूँ। अभी तक हम लोग क्या किए हैं, बीच में यह रखे हैं। तो ये जो रिजल्ट लिखे हो ना, ये जल्दी इसको ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, जल्दी जल्दी बना लो तो बहुत आसान है, नहीं तो डायरेक्ट अगर रिजल्ट आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इससे क्या फ़ायदा होता है सर, तो इससे फ़ायदा ये होता है सर कि हम लोग को इसमें बहुत सारे फ्लेवर चेंज करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा ये सब चीज़ें क्या वो चेंज होगा, ठीक है। किस तरह से आया है ऐसे आपको दिमाग में बैठना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें भी एक आध फोर्स और लग सकता था, कि मान लो इसको लिक्विड डालोगे ना तो एक वाइंसी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें फ्लेवर चेंज किया जाएगा। अभी जैसे समझाया हूँ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, 2 क्यू चार्ज वाले को थ्रेड से बांधे थे, 2 अलग थ्रेड से बांधे थे, कॉमन पॉइंट से बांधे थे, चिपका के रखे थे सर, कितना एंगल पे जाकर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, तो वो एंगल निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन से, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम अटेन किया है सर, टेंशन कितना होगा सर, ठीक है। इतना एंगल पे मान लो इक्विलिब्रियम अटेन किया है तो क्या टेंशन रहा होगा, तो सब कुछ डाटा देकर कुछ एक चीज़ पूछ सकता है आपको, ठीक है। चार्ज कितना रखें कि इस एंगल पे वो क्या इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, एंगल दे देगा, मान लीजिए आपको क्या देगा, लेंथ दे देगा, मास दे देगा, जी पता है, के पता है, पूछेगा चार्ज क्या है, बोलेगा मान 30 डिग्री पे इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, तो बताइए फाइंड द चार्ज।
तो इसमें आपको वैल्यू देके जैसे क्वेश्चन करवा लेता हूँ चिल्लर जैसा, ठीक, एक चिल्लर जैसा क्वेश्चन करवा लेता हूँ। चलिए, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपसे बोले कि सर 2 बॉल था, इसमें मान लीजिए लेंथ दे दिया था सर कितना 20 सेंटीमीटर का लेंथ दिया था थ्रेड का। डाटा देखो, डाटा मैं सोचा नहीं हूँ यार, ऐसे ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हो सकता हो मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ जाए, कष्ट मतलब दिखाइएगा, कोई मतलब ज़्यादा कष्ट नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। क्यों दे देता हूँ आपको, मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम इस पर भी, 1 माइक्रोकूलम इस पर भी, ठीक है। मान लीजिए इक्विलिब्रियम जो अटेंड किया है तो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है आपको, ठीक है। तो बताइए मास दोनों में बराबर है, तो मास क्या होगा कि वो किस पे 45 डिग्री पे आपको क्या करे, इक्विलिब्रियम अटेंड करे। मास पूछ दिया कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट बॉल बताइए कितना होगा आपको, क्या करेंगे यार, इसमें झट से जब क्या बोलेंगे, सर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, इधर एमजी लगेगा, ठीक है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये नहीं फॉर्मूला याद करना है, समझ जाना। तो टेंशन से रस्सी अपनी और टेंशन रस्सी, हमें टेंशन में से क्या लगता है, रस्सी के लॉन्ग लगता है, ठीक है। तो लगेगा सर अब इस टेंशन को क्या तोड़ दीजिए सर, इधर इधर, ठीक है, ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा सर, क्या टी कॉस थीटा, क्या टी साइन थीटा, यही नहीं रो, ठीक है। टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा सर, एमजी के बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा। इसको जितनी बार करो दिमाग में बैठा लीजिए सर कैसे कैसे आ रहा है। इसको एक प्योर किस में था, एक्स में, प्योर वाई में था, तो इसको कंपोनेंट नहीं तोड़े, कंपोनेंट इसको तोड़े ना, क्यों प्योर एक्स में था ना प्योर वाई में था, ऐसे पार्ट को ही तोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेशियो ले लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, टी टी कट जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा कितना, एफ ई एस बाई एम जी आ रहा है, यही ना। एफ ई एस को क्या लिख रहे थे, तो के क्यू स्क्वायर बाई सर क्या सेपरेशन स्क्वायर, सेपरेशन क्या था, एल था, तो एल कॉस थीटा था, एल क्या साइन थीटा था, और 2 बार था तो क्या था 2l साइन थीटा का उसका स्क्वायर, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, और नीचे क्या एम जी है सर। तो क्या था फॉर्मूला, देखो ये भी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किया हूँ मैं, फिर से करवा दिया, दिमाग में आपको बिल्कुल छप जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में क्या डील करते हैं। जितने तरह के फोर्स लग रहे हैं सब फोर्स को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है सब फोर्स को आपको वाई कम्पोनेंट वाला को वाई कम्पोनेंट तोड़ दीजिए और एक्स कम्पोनेंट तोड़ दीजिए, वाई वाले कम्पोनेंट को वाई से इक्वेट करवा दीजिए, ठीक है, और प्लस वाई वाले को माइनस वाई से इक्वेट करवा दीजिए, प्लस एक्स वाले को माइनस एक्स वाई से इक्वेट करवा दीजिए। अभी इक्वेट हुआ मैग्नीट्यूड इन लोग के बराबर होंगे तो ऑब्वियस बात है इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम होने के लिए एक्स वाला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, और वाई वाला कंपोनेंट भी इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 4 स्क्वायर इंटू एम जी हो जाएगा। अब यही एम हमको कैलकुलेट करना है। अब यानी हमको ये चीज़ें में सबका पता होना चाहिए, एम निकालना है। अब देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, बताओ साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है कितना 45 है सर, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो साइन क्या हो जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा साइन 40 स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। ये तो यार बस टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें मैं, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। क्यों कितना 1 माइक्रोकूलम, तो कितना माइक्रो मतलब क्या, 10⁻⁶, उसका स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ कितना, लेंथ देगा क्या, एल कितना है, एल इसको बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर, यानी 20 बटा क्या 100 है ना, ठीक। एम क्या निकालना है सर, और जी कितना लेंगे, ऐसे तो होता है 9.8 सर, लेकिन लेते हैं 9.8 होता है, लेते लेंगे 10, ठीक है, क्योंकि छोड़ना चाहिए 20 से क्या, और 5 का स्क्वायर 25 ऊपर चल जाएगा आपको। कुछ तो बोल मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा कितना 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और 1045 कितना होता है 1 होता है, ऐसे पता है ना। ये हो जाएगा 9, 10⁻⁹, ये क्या हो जाएगा आपको -12 है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा सर 25 ऊपर चल जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, मास, और यहाँ कितना 40 आपको आएगा, 4 × 10 ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 2 ऊपर लेके चले जाता हूँ मैं, तो 2 × 25 50 हो जाएगा, ये 50 × 9 हो जाएगा, ये क्या -3 हो जाएगा, और नीचे कितना, नीचे एम इधर चला जाए, नीचे बस 40 बचेगा सर, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपको, ठीक है। 9 × 5 = 45 बटाएँ 4, 45 बटा 4 आएगा इंटू 10⁻⁻3। अब सब डाटा ए साइड में रखोगे तो मास किस में आएगा, ए साइड में आएगा, मतलब किस में आएगा, केजी में आएगा सर, है कि नहीं। अब 10⁻³ केजी को तो क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। अरे 1 ग्राम बराबर कितना, 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी, है कि नहीं, मतलब क्या 10⁻³ केजी को ही क्या बोलते हैं 1 ग्राम, यानी 40/4 ग्राम, मतलब कितना मास कितना हो जाएगा सर, तो मास हो जाएगा 11.25 ग्राम का बॉल रखेंगे सर,
तो 45 डिग्री पे जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। अगर चार्ज ये सब है तो 45 डिग्री पे जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है। अभी इस पे और क्वेश्चन करेंगे लेकिन अगले सेगमेंट में, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट में थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। मैकेनिक्स से जब जोड़ते रहूँगा लंबा होता जाएगा। तो आप लोग अगर लग रहा होगा कि मैकेनिक्स से पसंद नहीं आ रहा है, सब हो जा फास्ट हो जा रहा है, तो यार फिर मैं मत बोलना से हम लोग जेई की तैयारी के लिए आएंगे। बोर्ड की तैयारी करने आया हो तो वो तो कहानी कब का खत्म हो चुका है। 2-2 4-4 क्वेश्चन करवाना हर कॉन्सेप्ट पे, बोर्ड कहानी खत्म, ठीक है। तो किसी को ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो एक बार जरूर मुझे बताइएगा, कोई कष्ट है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग तो अभी मैकेनिक्स से जोड़ेंगे भी और इसको, ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा यार। चलिए।